नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। लेकर आइए ज़रा एक बार मार्केट की जो मेन प्लेट है। वीरू, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सेशन इसलिए क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई। सुबह जब हम 10 बजे शो ख़त्म कर रहे थे तो लग रहा था कि मार्केट एक ब्रेकआउट सेंस कर रहा है। हालांकि हो सकता है अभी भी हो जाए। बैंक निफ्टी ने अभी भी बढ़त पूरी नहीं गंवाई है, लेकिन बिल्डअप नहीं हुआ है, फॉलो थ्रू नहीं आ पाया है। आईटीआई थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है, वो तो खैर शुरू से क्लियर था। थोड़ा मिड कैप कम चले हैं, आज स्मॉल कैप ज़्यादा चले हैं। एक ऐसा लग रहा है देखकर आज स्क्रीन को कि बस हर कोई वीकेंड की वेट कर रहा है, बस वीकेंड आ जाए, आज कैसे भी इस सेशन को निपटा दिया जाए, है ना। चलिए एक काम करते हैं, इन सब पर बातचीत होगी वीडियो और मेरी, लेकिन शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकेंड से पहले बाजार सीमित दायरे में, निफ्टी 24,250 के करीब फ्लैट, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट की तेजी के साथ कर रहा है आउट परफॉर्म। वहीं स्मॉल कैप में रौनक कायम। दूसरी ओर इंडिया विक्स करीब 5% उछला, कच्चा तेल 94 के करीब। बिग स्टॉक्स और हवास का आज का एक अर्बन कंपनी 7% से ज्यादा दौड़ा। हवास का पेयर ट्रेड बीएसई पर पस्त, एमसीएक्स मस्त है। इधर मार्केट शेयर बढ़ने के बाद भी इंडिगो नीचे, सिर्फ आवाज ने किया था आज गिरावट का सटीक एनालिसिस। उधर ChatGPT, कोटक महिंद्रा बैंक, प्रीमियर एनर्जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी रौनक कायम। डॉलर इंडेक्स के 99 के नीचे कायम रहने से मेटल शेयर चमके। 3% से ज्यादा तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, साथ ही रियल्टी और डिफेंस कंपनियों में भी रौनक। लेकिन एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो शेयरों में आज दिख रहा है दबाव। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से भागे गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के शेयर, करीब 7% की तेजी के साथ आईएफएल फाइनेंस रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। जेपी मॉर्गन ने बताया टर्न अराउंड स्टोरी। वहीं मुथूट और मणप्पुरम फाइनेंस में भी 2 से 2.5% की मजबूती। आज के बिग स्टॉक्स में शेयरों पर हुआ था सटीक एनालिसिस। पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिलने से वेस्टर्न कॉर्प में जो शेयर करीब 15% ऊपर। कंपनी की यूएस यूनिट को 17,200 करोड़ का मिला है बड़ा ऑर्डर। 10 लाख टन शुगर इंपोर्ट के फैसले से चीनी शेयरों में मुनाफा वसूली। बलरामपुर चीनी करीब 6% टूटा। धामपुर, रेणुका त्रिवेणी, बजाज हिंदुस्तान में भी करीब 4 से 5% तक की गिरावट। ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और आज वीडियो में रहेंगे आपके साथ आखिरी के 1 घंटे 40 मिनट के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आज बाजार का सेशन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बाजार में शुरुआत अच्छी हुई थी। आप इंटरडे देखिएगा, निफ्टी का अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद एक और पुल बैक का अटेम्प्ट आया। लगने लगा कि हम वापस फाइनली उस हाई को, उस 24,300 350 के जोन को ओवर थ्रू कर या मतलब टेक आउट कर देंगे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं और फॉलो थ्रू नहीं आया बाजार में। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेजिस्टेंस जोन में आकर फंसे। दोनों पर आज जो सुबह हमने लेवल्स डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस के हिसाब से, वहाँ पर आकर रुके। अच्छी बात यह है कि इंडेक्स कोलैप्स नहीं हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गए, फिसले, लेकिन कोलैप्स का सही वर्ड फिसले नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, मेन चीज़ ये है। और आज भी अगर आप देखें तो टेक्निकली निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया। कल के हाई और कल के लो के मुकाबले, कल का हाई था आपका 24,265 का, उसके मुकाबले आज का रखिए प्लीज़ 24,284 और कल का लो 24,185, उसके मुकाबले 24,206। बहुत ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट से सही, लेकिन 20 पॉइंट से हायर हाई, 20 पॉइंट से हायर लो। तो टेक्निकली आज एक सेकेंड डे हुआ हायर हाई और हायर लो का। हालांकि आज इंडिया विक्स चला है, इंडिया विक्स में तेज़ी के पहले साइन हैं। ये थोड़ा सा कहते हैं अपने नींद से जागा है, 5% के करीब आज ऊपर है इंडिया विक्स। इसको मैं एक्चुअली ख़राब नहीं मानूंगा, जब ये इंडिया विक्स गिर रहा था तब ख़राब था, ये ठीक है। आज एक दो प्राइवेट बैंकों में अच्छा एक्शन है ब्यूरो, एक्सिस, कोटक, कुछ हद तक HDFC बैंक। हालांकि अगेन फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है यहाँ पर, एक्सिस में नहीं है, सॉरी, HDFC बैंक और कोटक, यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको एक्शन मिला। लेकिन इसके अलावा ऑटो और कुछ IT स्टॉक्स, यहाँ पर गिरावट आई क्लियरली। और एक बस 2 थीम की बात करूँगा, इनको हम डिटेल में देर में डिस्कस करेंगे। एक है इंडिगो, आज का निफ्टी का टॉप लूजर। और आई थिंक वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि सिर्फ CNBC आवाज़ ने आज आपको एकदम सही ट्रेड दी इंडिगो पर कि आज इंडिगो को आप कैसे अप्रोच करेंगे। और आज फिर BSE नीचे और MCX ऊपर। और ये देखिए, ये एक ट्रेड है जो हम लगातार पिछले 7-8 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। कल भी रीट्रेड करा था, आज भी रीट्रेड करा
और आज भी वो प्ले आउट हो रहा है। खैर लेट्स सी वीरू, आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट कैसा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल 1 घंटा 40 मिनट कैसा रहेगा, लेकिन अनुज हमने बात शुरू की इस बात से कि इंडेक्स अभी एक दायरे में फंसा हुआ है, नहीं चल पाया, उठ के फिर वहीं पे आ गया। पर अनुज ये जिस बैकड्रॉप पे हो रहा है, आई मीन आप यूएस मार्केट को देखिए, आप बॉन्ड यील्ड को देखिए, आप क्रूड को देखिए, उसमें अगर हम रख कर इस तेज़ी और इस साइडवेज मूव को देखें तो क्या व्यू बनता है अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, और ऐसे में अप्रोच क्या रहे, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? बिल्कुल देखिए पहली बात तो ये है कि एक तो वीकेंड है और प्राइस से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी भी तरीके की ट्रेड को कैरी करने के लिए बोलने का। लकीली आज एक अच्छी चीज़ रही कि कल आज मार्केट में एक रीजनेबल गैप अप हुआ, तो कल जिन्होंने कैरी किया होगा उनको मौका मिला होगा बुक करने का या रीजनेबल स्टॉप अपने कॉस्ट प्राइस पर स्टॉप रखने का, तो कम से कम वो एक कंफर्ट रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के प्राइस एक्शन के बाद हमें लगता है फिर कुछ दिन इंट्राडे ही रहना पड़ेगा। हाँ, हमारी वो शॉर्ट ट्रेड खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो क्लियर है मार्केट जो 24,025 का लो था अब उससे तो रीजनेबल क्वेश्चन बना चुका है। लेकिन या तो आप 24,300 के ऊपर की क्लोज दे दें या 24,025 के लेवल को आप ब्रेक कर दें, दो में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का भी 57,800 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है या फिर वापस वो 57,200 के नीचे आ जाए। अब लगता नहीं देखकर आज के मार्केट एक्शन को कि दोनों में से कोई चीज़ होगी, लेकिन यू नेवर नो। ठीक है, अभी दोबारा शॉर्ट करने का ट्रिगर नहीं आया। वो जो हमने एक शॉर्ट ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले की थी वो खत्म हुई थी कल, लेकिन उसके बाद भले ही लॉन्ग में ज़्यादा रिवॉर्ड ना मिला हो, लेकिन वो शॉर्ट खत्म हो चुका है और फ्रेश शॉर्ट करने का अभी ट्रिगर नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी अभी भी काफ़ी हैं और लेकिन उतने नहीं हैं जितने पहले थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो गिनते के 3 या 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आपको ट्रेड्स मिली हैं, और इवन जो ट्रेड्स हम डिस्कस करते आए हैं उनमें भी आज बहुत बड़े ट्रेड्स नहीं हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक आपको जरूर डिसअपॉइंटिंग लगेगा। जहाँ तक इंडेक्स की बात है, सपोर्ट जोन रहेगा आपका 24,150 से लेकर 24,200 का, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,300 से 24,350 के बीच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 57,300 से 57,500 का, और फिर रेजिस्टेंस रहेगी 57,800 से 58,000। एक दो पॉइंट और भी रो, एक तो जैसे आज बैंक निफ्टी का जो प्राइस बिहेवियर है ना वो एकदम टीज करने वाला है। मतलब आप देखें ये ना तो ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि सेल करके आपको पैसा बन रहा है, और बहुत ही एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए कुल मिलाकर 250-300 पॉइंट की रेंज, मतलब आधा % भी नहीं है उस हिसाब से देखा जाए आप, तो वो बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें मार्केट फंस चुका है। और उसमें भी अगर आप पहले 10 मिनट के एक्शन को हटा दें तो उसके बाद तो हम आई थिंक एक 200 भी ज़्यादा हो गया, 100-150 पॉइंट के बैंड में रहे हैं बैंक निफ्टी में। ये इस तरीके के जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना, ये थोड़े से थकाने वाले होते हैं, क्योंकि कोई आपको एक वन वे और द अदर कोई डिसाइसिव मूव नहीं मिलता है। खैर एनीवे, स्टॉक स्पेसिफिक आज कैसे मूव रहे हैं प्लीज़ बताएं जरा। बिल्कुल अनुज, पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग स्पेस में ये वो काउंटर जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और इनफैक्ट 1101 पर विद स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रोल ओवर फिगर्स 1101 पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज इनफैक्ट मैंने इसको सुबह ही स्पॉट किया था 1090 1095 के आसपास, मिस हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें इसने 6 अगस्त से चली आ रही हायर ट्रेजेक्टरीज पर भी हायर चैनल को जो थी ना उसको बाइसेक्ट किया है। ये चैनल भी हायर ट्रेजेक्टरीज पे थी और बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन स्टैट्स एंड फ्यूचर्स के स्टैट्स। पहला स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एट ऑल टाइम हाई, बहुत ही क्लियर कट। डॉक्टर साहब प्लीज रोल ओवर्स के फिगर भी रखिएगा। दैट अगस्त फ्यूचर्स करीब 10.5 लाख की लोडिंग है, अभी 2 सेशन बाकी हैं, बट स्टिल लोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8% का बिल्डअप यहाँ पे है। उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा सा रिपीटेटिव लगूंगा मैं, बट सीडीएसएल जिसको मैंने कल भी मेंशन किया था कि नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। ये निकल रहा है बाहर इस चैनल से। कल इसने ट्रेड किया था बिटवीन 100 एंड बिटवीन 200, और आज शॉर्ट कवरिंग के सहारे लुक एट स्टैट्स ऑफ अगस्त, करीब 17 लाख शेयर का डेक्लाइन, यानी कंप्लीटली अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग की ग्रिप में काउंटर सीडीएसएल। बहुत ही शानदार मूव यहाँ पे। अगला सप्लाई जोन 1420 1440 के जोन में। और कंसिडरिंग गोल्ड, मैं यहाँ पर एक बार फिर से, हालांकि थोड़ा सा रिपीटेटिव लगेगा क्योंकि अनुज आप इस पर बातचीत कर ही चुके हैं, बट एक बार रखिएगा मुथूट को। शानदार मूव यहाँ पे 2% ऊपर, और मुथूट ने एक ऐसा ही अटेम्प्ट लिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, 31 जुलाई को, टू क्रॉस 50 डे। उस वक्त सक्सीड नहीं हो पाया था, बट आज 3% का बिल्डअप अगस्त फ्यूचर्स में, और आज एग्जैक्टली अपने 50 डे के ऊपर ट्रेड करता हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर स्टैट्स अच्छे हैं। बट अनुज, एक चीज़ मैं कहूँगा कि वो पेयर ट्रेड जो था बीएससी और साथ ही साथ एमसीएक्स का, वो खूबसूरत रहा, वो वाजिब था। और देखिए क्या एमसीएक्स में मूव आया और बीएससी क्या कोलैप्स हुआ। बीएससी काफ़ी समय बाद 200 के नीचे
इस ट्रेड को अब कैसे अनुज अप्रोच करना है, और अभी क्या ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, या फिर कैसे इसको संभालें इस ट्रेड को आगे चलते हुए, और गोल्ड को देखते हुए, स्पेशली गोल्ड को देखते हुए? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत अर्ली स्टेज तो आप इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि अब 7 डे आप चार्ट देखिए तो BSE 7.5% गिर चुका है, और 7 डे चार्ट में MCX अगर आप देखेंगे तो उतना ही करीब 7.5% ऊपर है। तो अगर आप इस ट्रेड को कैरी कर रहे हैं तो इसमें बड़ा पैसा बन रहा है। चाहे तो 1-2 दिन और देख लें इसमें। ये फ्रेश अगर आप लेना चाहते हैं तो अप्रोच यही है। BSE में रैलीज़ के फेल होने का वेट करें, MCX में गिरावट का वेट करें, और वहाँ पर आप अप्रोच लें। क्योंकि देखिए, ये जो ट्रेड है ना, ये एक बहुत सिंपल ट्रेड है। ये क्यों प्ले आउट हो रही है इसका जानना ज़रूरी है। आप BSE का ना एक बार 3 महीने का चार्ट रखिएगा, और BSE में अगर आप देखेंगे कि क्लियर कट टॉप बना था इसके पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद से, उसके बाद से स्टॉक मुड़ के नहीं देखा है। 4,400 का हाई था, वहाँ से ये स्टॉक लगातार वन वे नीचे आया है, क्योंकि एक सेंस हमको लग रही थी कि वो क्वार्टर जो था BSE की पीक अर्निंग्स थी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें, जो BSE की बड़ी रेटिंग थी उसका एक बड़ा फैक्टर था जो उनके F&O वॉल्यूम्स में पिकअप आया था, और कैश इंप्लीमेंट होने के बाद सेंसेक्स के वॉल्यूम्स क्रैश हुए हैं। आप कल के सेंसेक्स के वॉल्यूम्स देख लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए। प्लीज़ पॉइंटर्स प्ले करते रहें। कल के पॉइंटर्स कल के आप वॉल्यूम्स देख लें BSE के, और कंपेयर कर लें आप उनको प्रीवियस डेज से, और वो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि क्या हो रहा है। कल भी इनफैक्ट प्रीवियस वीक्स के मुकाबले आई थिंक 30 या 35% के करीब वॉल्यूम्स गिरे हैं BSE के, ठीक है। और आई थिंक MCX ऑब्वियसली, क्योंकि कमोडिटीज़ तेज़ हैं। गोल्ड देखिए आप एक बार, स्पॉट गोल्ड अगर फायर कर सकते हैं तो एक बार फायर करिएगा। और गोल्ड सिल्वर मैसिव कमबैक आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। 4578 पर हैं हम इस समय गोल्ड पर, और आई थिंक गोल्ड एक वापस साइन दिखा रहा है कि शायद जा रहा है। चांदी अभी रिसेंटली 58-60 तक करेक्ट हो गई थी, उससे भी नीचे आ गई थी, वहाँ से देखिए 70 कितनी तेज़ी से आई है। तो एक वापस एक फ्लेवर आ रहा है कमोडिटीज़ में। कच्चे तेल में आपने देखा ये मूव। तो ये एक जो खबर है कि आगे जाकर NSE की ट्रेडिंग अगर NSE पे भी होगी तो वो BSE के लिए नेगेटिव होगा, वो खैर थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक ओवरऑल वॉल्यूम गिरने का इम्पैक्ट है, और यही हमने एक CNBC आवाज़ पर व्यू लिया है पिछले 10 दिन तो नहीं कहूँगा मैं, 7-8 दिन से, कि पेयर ट्रेड है जिसमें MCX स्ट्रॉन्ग है और BSE वीक है। वीरू, MCX स्ट्रॉन्ग है, BSE वीक है। बट अनुज, अपनी बातचीत को थोड़ा सा इसी गोल्ड और के तहत रखते हैं। ये गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है अनुज, जब ऑलमोस्ट आप देखिए इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आ गए हैं, गोल्ड को कैसे ट्रीट करें? अब हर चीज़ अगर आप देखिए कंपेरिजन बहुत सकती है। हमारी इक्विटी से अच्छा बेहतर गोल्ड कर रहा है, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस कर रहे हैं, टाइटन है आपके पास। गोल्ड और गोल्ड से संबंधित स्पेस को इस वक्त कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए वीरू, अगर आपका व्यू ये है कि डॉलर इंडेक्स में एक बड़ा टॉप बना है और अब डॉलर इंडेक्स यहाँ से गिरेगा, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं, कल एक रिपोर्ट भी आई है, अगर ऐसा है तब तो आप मान के चलें कि गोल्ड वापस अपने प्रीवियस हाईस की तरफ भी चला जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और 5600 के हाई से हम करेक्ट हुए थे। भारत में ऑब्वियसली उतनी करेक्शन नहीं आती क्योंकि भारत में करेंसी डेप्रिशिएटिंग होती है, तो एक ये आपके पास एक ये भी फैक्टर होता है। इतने ये तो आपको पता ही है कि हर साल रुपया जो है और धीरे धीरे डेप्रिशिएट ही होगा, अप्रिशिएट तो होने वाला नहीं है। 96 का जो लो बना था रिसेंटली डॉलर रुपये पर, वो भी रखिएगा एक बार, वो भी बचेगा नहीं, इवेंचुअली आप जाएंगे 100 के करीब, तो वो भी आपके लिए एक फेवर में है। तो और अगर डॉलर नीचे आता है, सेंट्रल बैंक्स बाइंग करते हैं तो बड़ा पॉजिटिव होगा। मुझे लग रहा है गोल्ड में वापस एक स्ट्रक्चरल तेज़ी की शुरुआत हुई है। पिछली बार आई थिंक गोल्ड और सिल्वर की तेज़ी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से कुछ लोग फंस गए थे हायर लेवल पर। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर की रैली है वो वापस एक स्ट्रक्चरल रूप ले रही है, और यही कारण है कि आप देखें मुथूट, मन्नापुरम, ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर तो मैं लगातार 2 दिन से बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर OFS का रिस्क नहीं होता तो सबसे टॉप ट्रेड होती। अब मार्केट को थोड़ा उसका रिस्क कम लग रहा है, लेकिन आज इसलिए आज ये टॉप गेनर भी है। चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आज के रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, उसमें सबसे ऊपर अर्बन कंपनी, आज का बिग स्टॉक और आज का इक्का। UBS ने बाय की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की, 180 का लक्ष्य दिया, और आज देखें आप शानदार मोमेंटम 7% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक, चांदी की तेजी का एक क्लियर कट इम्पैक्ट। आज सुबह जो हम एक्शनेबल आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे, एक्शनेबल आइडियाज़, उसमें चर्चा हुई थी OFS के रिस्क की वजह से आज हमने बिग स्टॉक्स में नहीं लिया था इसको,
लेकिन फिर भी खैर स्टॉक अच्छा कर रहा है। नाल्को और वेदांता, डॉलर के गिरने से मेटल्स में अच्छी खासी रैली हुई, और वेदांता की स्पेलिंग ठीक कर दीजिए प्लीज़। तो ये कुछ दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप अच्छा मूव्स देख रहे हैं इस समय। और इसके अलावा मुथूट और मनापुरम, यहाँ पर अगर आप देखें तो सोने की तेज़ी का असर क्लियरली दिख रहा है, और कल सुबह से हमने इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया है, तो ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं इस समय पर। क्वालिटी वॉल्स, आई थिंक इट्स अमेजिंग। अगर आप इसका 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, 33 से 47 हुआ ये स्टॉक एकदम सुपर क्विक टाइम में, और इसके नंबर्स के बाद, इससे पहले वाडीलाल के नंबर्स आए थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, फिर इसके भी नंबर्स आए थे। क्वालिटी वॉल्स पर ज़बरदस्त मोमेंटम रहा है। फिसड्डी स्टॉक्स में आते हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो शुगर स्टॉक्स, बलरामपुर और द्वारिकेश, हालांकि कुछ शुगर स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन और एक पहली डिप में बाइंग भी आई थी, लेकिन अब क्लियरली सरकार काफ़ी सख्त हो रही है, स्टॉक्स भागे भी हैं काफ़ी, तो थोड़ा करेक्शन संभव है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप। और फाइनली मेरे ख्याल से जो आज की वीरू आवाज़ पर सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे शानदार व्यू रहा, वो था इंटरग्लोब एविएशन का। आप देखें आज इंटरग्लोब एविएशन अब निफ्टी का टॉप लूज़र बन चुका है, और सिर्फ हमने आज सुबह हेडलाइंस से परे देखा, क्योंकि हेडलाइंस कहती है इंडिगो का मार्केट शेयर 67% पर आया। बात यह है कि जब ओवरऑल पाई छोटी हो जाएगी तो उसमें अगर आपका मार्केट शेयर ज़्यादा भी होगा तो भी कुछ तो आपने लूज़ किया ही होगा ओवरऑल नंबर्स में, और यही बात हमने की थी कि हेडलाइन पे मत जाएं, ओवरऑल नंबर्स देखें और उसके बाद उसके हिसाब से उसको लें। तो ये एक और स्टॉक जो आज का आपका एक्शन में रहा। चलिए वीरू, अब कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे आज के ट्रेड्स की। बिल्कुल, कार्यक्रम में आज कमाई का अड्डा में हमारे साथ एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल पैनल मौजूद रहेगा। टेक्निकल पैनल में प्रकाश काबसर, मानस जायसवाल जी, राजेश सतपुते, साथ ही साथ सौमिल मेहता, अमित सेठ, संजय रोतेकर। ये लगभग अगर आप देखें तो जो टेक्निकल पैनलिस्ट है ये वो है, और राजेश अग्रवाल जी आज एक फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ रहेंगे, और कार्यक्रम के अंत में हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि सप्ताह अंत पे देखने को OTT और मूवी सिनेमा थिएटर्स में क्या है। तो एक बहुत ही सुसज्जित पैनल आपकी स्क्रीन पर। फिर इस वक्त की सबसे हॉट कमोडिटी यानी गोल्ड, उससे बातचीत करेंगे मनीषा जी से, और गोल्ड अब 1.62 का किस तरफ जा रहा है, इस पर एक व्यू लेंगे उनसे, और नूपुर से बात करेंगे गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर जो हाउस व्यूज़ हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं। उसके बाद टॉप कैश कॉल्स आएंगी। फिर हम आशीष से बात करेंगे विल्सन कॉर्प के बारे में जो कि झूम रहा है आज एक बड़े ऑर्डर पे। उसके बाद कार्टरेट पे बातचीत करेंगे आशीष से ही, और उसके बाद धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड आएंगे। फिर आज का इक्का अर्बन कंपनी, इस पर हम नूपुर से बातचीत करेंगे। फिर 4 का चौका। फिर हम उस सेबी की रिपोर्ट को समझेंगे जो कि एफएनओ ट्रेडर्स को लेकर उन्होंने प्रकाशित की है, क्या है की टेकअवेज उस पर, और उसके बाद क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, उसके बाद डेली रूम चेक, फिर हम जाएंगे कैश सेशन में कल के यानी अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। फिर उसके बाद फाइनली अगर आप देखें राजेश जी से मंत्रणा, बातचीत OTT और सिनेमा घोर में क्या है इस हफ्ते देखने को। अनुज ओवर टू यू। चलिए काम करते हैं, शुरुआत करते हैं फिर आज के ट्रेड्स की। पैनल तैयार है हमारा, लेकर आइए जरा पैनल को। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, फ्राइडे की ट्रेड बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। फ्राइडे की ट्रेड ये है कि मैंने आज 4 और 12:30 बजे स्टॉक दिया था HDFC लाइफ। उसका टारगेट तो अचीव हो गया 550 का, लेकिन जब 550 टारगेट अचीव हो गया तो अब तो और अच्छा लगने लगा। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट में है फ्रॉम अ गुड कंसोलिडेशन। अब इसका टारगेट होना चाहिए 560 का, 560 का। अब स्टॉप लगाएंगे सिर्फ ₹3 का, 547। अब ट्रेड कर रहा है 550 में, तो 1:3 भी है स्टॉक में से। तो स्पिल ओवर ट्रेड बन जाता है तो अच्छा है, घर ले जा सकते हैं। HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 550 पे आपका बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए प्रेस्टीज स्टेट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। प्रेस्टीज में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एक ब्रेकआउट है इंट्राडे चार्ट पे। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1609 1609 के स्टॉप लॉस से 1655 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। 1600 का कॉल ऑप्शन, 1600 वाला कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का, इस मंथ का नहीं, सितंबर मंथ का लिया जा सकता है। 77 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 68 का स्टॉप लॉस लगा लें। 95 तक के टारगेट्स हैं, और डिस्क्लोजर है कि इसके ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया होगा। ओके चलिए ये ट्रेड हो गई मानस जी की तरफ से। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। L&T मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। 15 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आएगा। जिस तरीके से डेटा है
ऑलमोस्ट एक 4000 का लेवल को इसने डिफेंड किया था एंड 4100 का भी हर्डल है जो मुझे लग रहा है पार हो जाना चाहिए। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, जिसकी नेकलाइन अभी अभी 4085 के आसपास ब्रेक हुई है। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं एलएनटी के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग मोमेंटम का पहला टारगेट होगा 4132 का, पोजिशनल टारगेट होगा 4170 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4072 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं एलएनटी के फ्यूचर्स में। करीब 9 लाख शेयरों की लोडिंग यहाँ पर हुई है, करीब 12% का शानदार बिल्डअप यहाँ पे। सचिन जी के ट्रेड। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा आईसीआईसीआई बैंक पर। आई वांट टू स्टे विद द लार्ज कैप्स। बैंकिंग अच्छा लग रहा है और आईसीआईसीआई बैंक 40 डेली मूविंग एवरेज लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स, यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव शुरू हुआ है। ऑन द आवरली चार्ट्स लोअर डिग्री टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1380 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1500। ओके, चलिए, तो ये हो गई आईसीआईसीआई बैंक पर एक ट्रेड। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है प्रेस्टीज एस्टेट के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन 1610 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि राजेश जी, एक मिनट, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। वो ये ट्रेड हो चुकी है मानस जी की तरफ से, तो आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा। सॉरी, वेरी सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए, इन दैट केस केन्स टेक्नोलॉजी पे मेरी नजर रहेगी। केन्स टेक्नोलॉजी अगर आप इसका चार्ट देखें अनुज जी, तो बहुत बेहतरीन चार्ट है। परसों ब्रेकआउट था, कल का दिन पॉज था। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4000 का, जो कि इसका 200 डीएमए है। टू बी वेरी प्रिसाइज 4010 का 200 डीएमए फ्यूचर में बनता है। तो 4000 4010 ये हमारा टारगेट जोन होगा। 3900 के ऊपर बाय रहेगा, 3880 का स्टॉप लॉस। केन्स टेक, ये आपका बाय कॉल। अब चलते हैं आज की टेक्निकल कॉल्स पूरी होने के बाद आज की फंडामेंटल कॉल। राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं यूएम कैपिटल से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल क्या रही है आज के लिए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज के या थोड़ी से मध्यम अवधि के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है सीडीएसएल पे ध्यान देना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, करीब करीब 80% का मार्केट शेयर। लास्ट काउंट जो मई में आया था उस हिसाब से 18.82 करोड़ अकाउंट्स हैं। पहली तिमाही में नतीजे शानदार आए, 13% रेवेन्यू अप था, 15% बॉटम लाइन अप थी। केवाईसी प्राइसिंग को लेकर के थोड़े से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया था, लेकिन जो इंश्योरेंस की पार्टनरशिप करीब करीब 49 इंश्योरेंस के साथ हो चुकी है। डीमर्ट अकाउंट इस क्वार्टर में 5.8 मिलियन ऐड किए गए और एसेट अंडर का कस्टडी अभी तक 88 ट्रिलियन की है। मुझे लगता है कि सारे पायदान पे खरी उतरती है, पर आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके के नए आईपीओ वगैरह लाइनअप है उसे देखते हुए और भी एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। तो मध्यम अवधि में इसका टारगेट करीब करीब 1500 रुपए के आसपास का आएगा। छोटी अवधि की बात की जाए तो 1420 के टारगेट रखने चाहिए। ओके, सीडीएसएल 1381 डिपॉजिटरी पर आप देखें, आप लॉन्ग जा रहे हैं। चार ट्रेड्स हमने, मतलब जो चार ट्रेड्स टेक्निकल और एक फंडामेंटल ट्रेड पिक किया, वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। यहाँ पर मैं शुरुआत की थी हमने प्रकाश खावसा से। उन्होंने एचडीएफसी लाइफ को पिक किया 560 के लक्ष्य के लिए, करीब 8 रुपये का अपर स्विंग के लिए, 547 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे बहुत छोटा सा, अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है और स्टॉप लॉस छोटा सा। मानस जी ने प्रेस्टीज स्टेट्स पिक किया, नज़र इसकी राजेश जी पे भी थी, पर उन्हें रोक दिया गया। 1655 का लक्ष्य यहाँ पर और 1627 पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद ट्रेड आया सौमिल जी का आईसीआईसीआई बैंक, करीब 1500 के लक्ष्य के लिए 1419 पे ट्रेड कर रहा है। बड़े टारगेट से यहाँ पे, ये थोड़ा डे प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, ये बड़े प्रोस्पेक्टिव से है। एलएनटी फ्यूचर सचिन जी की कॉल रही, करीब 4132 4170 के लक्ष्य के लिए। बेहद ही शानदार चैनल का ब्रेकआउट स्क्रीन पर विजिबल है। और राजेश सतपुर जी ने केन्स टेक को पिक किया 4000 का, अगर आप देखें यहाँ पे लक्ष्य 3880 का स्टॉप लॉस है। और आज की जो फंडामेंटल कॉल रही राजेश अग्रवाल जी की, वो रही आज सीडीएसएल 1381 पे। सो फार बिल्कुल, अगर आप देखें साइडवेज निफ्टी 24238 वही है, बस इस चैनल में ट्रेड करता हुआ। कोई, अगर आप देखें, शायद मेरे ख्याल से विकेट का रिस्क लेना चाहता नहीं है ना। अच्छा, असल में क्या है ना वीरू, मैं सच बताऊं तो मैं तो ना सच कहूँगा इंडियन ट्रेडर्स को अवार्ड मिलना चाहिए
फ्रैंकली। मतलब 2-2.5 साल से जो उन्होंने झेला है जो कुछ, उसके बाद भी वो डटे रहे। मैं तो हैरान हूँ कि सिर्फ 15% ट्रेडर कम हुए हैं। जिस तरीके ये के बात मार्केट में मूव्स रहे हैं, जिस तरीके का टैक्स का बोझ रहा है, जिस तरीके के चेंजेस रहे हैं, मुझे लग रहा है आधे ट्रेडर गायब हो जाने चाहिए थे अब तक। इनफैक्ट एज ए कमेंटेटर थक गए हम। हाँ हाँ हाँ, वो मैं देख रहा था ना, वो प्रोग्राम था आपका कैश पर। भाई कैश विंडो में लिक्विडिटी क्यों नहीं है जब एसटीटी इतना है ना अनुज? कहाँ से जनरेट होगा वॉल्यूम? अच्छा, हम कहते हैं कि जनाब कैश विंडो वॉल्यूम नहीं है। अनुज, अगर आप यूएस में देखें, टोटल वॉल्यूम का जितना परसेंटेज कैश वॉल्यूम होता है, बिल्कुल, हमारा तो कुछ बिल्कुल। भी नहीं है उसके अगेंस्ट। नहीं, इनफैक्ट आपने वीरो बात की है यूएस की। आई थिंक ट्रेडिंग कॉस्ट अगर आप अब एसटीटी को मिला दें तो आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट पहुंच चुकी हैं। और यूएस वगैरह में तो, और देखिए अब क्या है, एक अच्छी मार्केट में ना आर्बिट्राज होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इतना हाई एसटीटी है। और लोग मतलब कहाँ से मौके ढूंढें एट द एंड ऑफ द डे? वो मार्केट में बड़े वाले मूव आने बंद हो गए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको फिर भी ठीक ठाक मूव्स दिख रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पर फिर भी आप थोड़ा बहुत अगर आप कुछ ट्रेड्स ढूंढ लें तो वो ठीक है। जैसे एक हमने बाई चांस MCX वर्सेस BSE ढूंढ ली, या इंडिगो की ट्रेड ढूंढ ली, या उससे पहले डिफेंस की ट्रेड ढूंढ ली। अगर उस तरीके से आपको ट्रेड्स मिल जाए, केफिन की ट्रेड मिल गई एक, जैसे 2 दिन से वो स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो ऐसे अगर आपको 1-2 ट्रेड्स मिल जाएँ तो ठीक है। वरना इंडेक्स लेवल पे तो क्लियरली ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरता भी नहीं है। मार्केट की अगर आप टॉप से बॉटम की करेक्शन भी देखेंगे तो मैक्सिमम 10-12% की रहती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। जबकि पहले जब मार्केट गिरता था तब करेक्शन भी अच्छी होती थी 20-30% की, अब वो भी नहीं होती है। तो वो भी एक फैक्टर है। चलिए खैर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम पिछले 2 साल देखें, उससे पहले बहुत बड़ी वन वे रैली भी देखी थी, वो भी आएगी वापस। ज़रूरी थोड़ा कि हमेशा मार्केट ऐसा रहेगा। लेकिन एक स्पेस है जहाँ तेज़ी की बाहर लौटी है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ, सोने और चांदी की तेज़ी। और अब हर कोई फिर बात कर रहा है। आपको याद होगा परसों ओवरनाइट सोना एक दिन में 4% भागा था। वापस अगर आप देखेंगे 4500 की रेट क्रॉस कर रहा है। इनफैक्ट अब तो हम 4600 क्रॉस करने की भी तैयारी कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स पर भी है। तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज। पहले तो कमोडिटी की रैली जो है गोल्ड और सिल्वर की, और उसका स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट। तो मनीषा जी के साथ शुरुआत करेंगे। मनीषा जी, गोल्ड और सिल्वर वापस लग रहा है वो बड़ी वाली रैली जो हमने साल के शुरू में देखी थी, वो लौट रही है वापस? पूरी पॉसिबिलिटी है अनुज, बिकॉज जो भी आप यहाँ पर फैक्टर्स फंडामेंटल्स देखें, सारे के सारे काफ़ी पॉजिटिव हैं। एक तो निचली तरफ से हमने अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी आते हुए देखी है। सोने ने यहाँ पर 3980 का लो बनाया था। 3980 से 4580 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और चांदी की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले हमने यहाँ पर $57 आता हुआ देखा था। तो 57 के बाद अब $70 प्रति आउंस के लेवल्स यहाँ पर बन चुके हैं, यानी कि लगातार बढ़त देखने को मिली है। अगर बहुत नियर टर्म में देखा जाए और इसी हफ्ते की बात की जाए तो सोना 5% और चांदी 8% तक बढ़े हैं। अगर अगस्त के महीने की बात की जाए तो सोने में हमने करीबन 11% और चांदी में 17% तक की तेजी यहां पर आते हुए देखी है। कुछ एक फैक्टर्स जो यहां पर सपोर्टिव हैं, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। दूसरा, अगर आप कच्चे तेल को देखें तो वहां पर हमने $93 अ बैरल आता हुआ देखा है। कच्चा तेल इस साल में 50% तक बढ़ा है। तो वो इन्फ्लेशन लेड जो कंसर्न्स हैं वो भी सोने को काफ़ी हद तक सेफ हेवन बाइंग में दिखा रही हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं। चाइना पिछले 20 महीने से लगातार ले रहा है। ETF बाइंग यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। जून जुलाई पॉजिटिव महीने थे, अगस्त में यहाँ पर खरीदारी फिर लौटी है। तो काफ़ी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ ऑफकोर्स इंडियन फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। यूएस का जो डेट है वो $40 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। रेट में बढ़त हम शायद आता हुआ सितंबर में भी नहीं देखेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। वेल एक्चुअली अगर आप ग्लोबल वॉल स्ट्रीट बैंक्स की बात देखें तो उनका मानना है कि यहाँ से हायर हाइज हम बनता हुआ देखेंगे। फिर चाहे वो JP मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, जिनका मानना है कि 5400 से $6000 अनाउंस तक के लेवल्स यहां पर सोना आपको अगले 6-8 महीने में दिखा सकता है। मेटल फोकस 5000 की बात कर रहा है। डॉयचे बैंक, HSBC, ING सभी लोग यहाँ पर 48 से $4900 अनाउंस की बात कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर इसे कैलकुलेट करके देखें इस साल के अंत तक तो सोना 1,75,000 1,80,000 तक फिर से जा सकता है। चांदी का ऑल टाइम हाई 4,20,000 रुपए था।
अब बाजार को लगता है कि 3,25,000 3,50,000 तक यहाँ पर फिर से प्राइसेस जा सकते हैं, यानी कि वो रैली फिर से लौट रही है और यहाँ से हायर हाइज हम बनता हुआ अभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए सोने और चांदी की चाल क्लियरली वापस एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर लौट रहा है। अब इसी पर रहते हैं, गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट है, ये नूपुर से समझेंगे। नूपुर बताएं। बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से आती हुई दिखी है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर, जहाँ पे कवरेज की शुरुआत हुई है। आईआईएफएल फाइनेंस देखें तो ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पे 750 रुपये के लक्ष्य देते हुए दिखे। मुथूट फाइनेंस देखें तो ओवरवेट की रेटिंग आपको यहाँ पर भी नजर आएगी, 3,400 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखे। और मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग के साथ 395 रुपीज़ के लक्ष्य आपको आते हुए नजर आएंगे। जेपी मॉर्गन की सबसे पसंदीदा पिक और पसंदीदा शेयर जो है वो आईआईएफएल फाइनेंस है, इसलिए स्टॉक देखें तो 6% ऊपर आज आपको नजर आएगा। उनका कहना है कि टर्न अराउंड यहां पर देखने को मिल सकता है। री रेटिंग की संभावना यहां पे जेपी मॉर्गन की तरफ से आती हुई दिखी है। मुथूट ने इस साल अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इसी वजह से ये भी काफी पसंद आ रहा है। वैल्यूएशन यहां पे सपोर्टिव फिलहाल जेपी मॉर्गन को नजर आ रहे हैं। मनप्पुरम का टर्न अराउंड रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो फाइनेंस बैक्ड यहाँ पर मिली है फाइनेंसिंग कंपनी को, वो एक रफ्तार यहाँ पर पकड़ता हुआ दिख सकता है। जेपी मॉर्गन का ये भी कहना है कि 5 साल में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचती हुई नजर आ सकती है। इंडस्ट्री में कम जो इसकी पहुंच काफी कम है, मार्केट काफी बड़ा है और जो एंट्री पॉइंट्स है वो काफी रुकावट यहां पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन कंपनीज को जो ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज मार्केट में, उनको काफी बेनिफिट यहां पे मिलता है। जेपी मॉर्गन का एक और चीज यहां पे मानना है कि लोन गोल्ड का जो बैड लोन्स का रेशियो होता है वो सबसे कम होता है, करीब 0.2% होता है। दूसरे लोन से कंपेयर करेंगे, चाहे वो ऑटो लोन हो, होम लोन हो, तो यहाँ पे एक एज मिलता है इन कंपनीज को। सोने में तेज उतार चढ़ाव के बावजूद एसेट क्वालिटी यहाँ पर जो है वो मजबूत देखने को मिली है। तो इन कंपनीज पर काफी पॉजिटिव व्यू जेपी मॉर्गन की तरफ से आते हुए दिखा है। जहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्टिव, काफ़ी पॉजिटिव व्यू जेपी मॉर्गन का। अनुपुर, शुक्रिया आपका। राजेश अग्रवाल जी, अगर आपसे कही जाए, आपको सोने को ना हाथ लगाते हुए भी सोने की फील लेनी है इक्विटी में, उसके ज़रिए आप क्या हाथ लगाएंगे? आप किसको स्पर्श करेंगे? विकल्प क्या आपके पास? टाइटन। यस। अच्छा, लग रहा है शादी में सीजन का स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है आपका, है? क्योंकि अगर आप देखो तो पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए थे। न केवल ज्वेलरी बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आपके आईवेयर और वॉचेस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एसएसजी ठीक ठाक आई थी और नए स्टोर्स खोलने के प्लान्स है। और जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मूव कर रहा है ज्वेलरी का बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। और ब्रांड की तो अपनी वैल्यू है ही। तो मुझे लगता है सबसे सेफ बेट इस पूरे स्पेस में, जैसा आपने कहा, सोने को छूना भी नहीं है कमोडिटी में और सोने का स्वाद भी लेना है, तो टाइटन इज द बेस्ट चॉइस। ओके, टाइटन आपका अगर आप देखें प्रेफर्ड कॉल होगा अगर आपको गोल्ड से संबंधित शेयरों में निवेश करना है तो। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स थोड़े से और पिक कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ अमित भी इस पैनल में जुड़ चुके हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, रियल एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है बट दैट हैज बीन कवर्ड। तो उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एमएनएम का चार्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक ब्रेकआउट रीटेस्ट है, स्टॉक 20 डेमा से कंसोलिडेट होके बाहर आ रहा है। ऑलमोस्ट एक पुल बैक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसे बाय करना है। ओवरऑल मोमेंटम पैरामीटर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 3400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3520 के। ओके, चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, वेलकम बैक। हाँ, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस बीच में ब्रेक था जब तक, ऐसा कुछ नहीं बदला। तो एक काम करते हैं, चलिए अब कैश कॉल ले लेते हैं। और कैश कॉल लेंगे हम गाबा सर से, सोमिल जी से, राजेश सातपुते जी से। गाबा सर, आप बताएं इस समय की कैश ट्रेड। मेरा इस वक्त ध्यान है हैप्पीएस्ट माइंड पर। सेटअप सही है, एक अपमूव अच्छा है, 440 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 430 का, 10 रुपए का, लेकिन टारगेट होगा 480 नेक्स्ट वीक के लिए। थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है, 1:4, लेकिन उतना होना चाहिए। 450 नहीं, 450, 60, 70, 80 सेटअप सही है। तो यस, ध्यान है हैप्पीएस्ट माइंड पर। हैप्पीएस्ट माइंड, ये आपका बाय कॉल है कैश में। सोमिल, आपका कैश में पिक कर रहे हैं? सोमिल म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
अपॉलॉजीज मैं चुन रहा हूँ ZFCV इंडिया। ZFCV इंडिया, ZF कमर्शियल्स कहते हैं। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, ट्रेडिंग अबाउट 20, 40, 10 डेली मूविंग एवरेज। ग्रेट स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यू है इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2590 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2800। ओके चलिए, ये हो गई शामिल की पिक। राजेश जी आपकी पिक कैश में? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है इंडिया ग्लाइकोल के चार्ट के ऊपर, एक बेहतरीन चार्ट है। इसका टारगेट जो बनता है वो करीबन 1180 का बनेगा। 1150 के आसपास से ट्रेड हो रहा है, तो लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस होगा 1140 का। ओके चलिए, ट्रेड्स हो गई हैं सारी। अब आज के एक बड़े कैश मार्केट गेनर्स की बात करते हैं, वेल्सपन कॉर्प। सुबह से हमने बात की है स्टॉक की कि आज इसमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा आपको, करीब 12% की तेज़ी है। क्यों, क्या है ऑर्डर की डिटेल्स हट सकता है, ये सब आशीष से समझते हैं। आशीष बताएं। सर बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है, सुबह से लेकर अब तक गेंस थोड़े से और एक्सेलरेट हुए हैं। अब तो 15-16% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और दरअसल कंपनी के इतिहास में इतना ऑर्डर बड़ा कभी नहीं मिला था। हाईएस्ट ऑर्डर विन यहाँ पर देखने को मिला है, सिंगल लार्जेस्ट 17,200 करोड़ का जो ऑर्डर है ये यूएस की एक कंपनी से मिला है LNG पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। और इसी के साथ कंपनी अपडेट देकर ये बता रही है कि जो टोटल ऑर्डर बुक है अब 42,100 करोड़ के पार जाती हुई नजर आ रही है। साथ में आप देखें ना तो इसमें और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं तेजी के, जैसे FY28 FY29 तक आप देखें तो एग्जीक्यूशन इस ऑर्डर का देखने को मिलेगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि 2030 तक तो आपके पास रेवेन्यू ग्रोथ की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और मैनेजमेंट ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगले 3 से 4 साल में बेटा 2x से ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा। 5,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। अब ये स्टॉक वैसे भी आप देखें ना तो आज 15% ऊपर है, लेकिन ओवर द ईयर्स इसने शेयर होल्डर्स की बहुत क्रिएट की है वेल्थ। 5 साल में 20 गुना ये स्टॉक जो है बढ़ चुका है। पिछले 1 महीने में देखें तो 37% से ज़्यादा, 6 महीने में 185% और 5 साल को तो मैंने बताया कि 20 गुने के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है बहुत ही कॉन्फिडेंट है और ये बता रहे हैं कि आगे भी ऑर्डर विन्स यहाँ पर लगातार देखने को मिल सकते हैं। यूएस से तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन्स हैं, लेकिन साथ में कुछ समय बाद सऊदी की तरफ से भी यहाँ पर ऑर्डर विन्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, आज फिलहाल 15% ऊपर। ओके बिल्कुल, वो रिटर्न्स की टेबल दिखाइएगा एक बार। शुक्रिया आशीष। पोस्ट कोविड इस स्टॉक में मैसिव रिटर्न्स रहे हैं और 5 साल में 20 गुना के रिटर्न्स। राजेश अग्रवाल जी, ट्रैक किया क्या आपने वेल्सपन कॉर्प, क्या भी होगा इस पर? बहुत शानदार कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है, पाइप बनाती है। और जब क्रूड में इस तरीके के उछाल है और जिस तरीके के यूएस ईरान को कह लीजिए या जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, हॉर्मुज बंद है, कई देशों ने पाइपलाइंस वगैरह की नई बातें करनी चालू करी है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे अभी आशीष बता रहे थे कि जो 17,200 करोड़ का नया ऑर्डर आज मिला है, तो हमने भी देखा करीब 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो क्लियरली बन रही है। अब ये है कि नया इस वक्त लेना है कि नहीं। नया लेने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रनअप पिछले 10-15 दिन में ही एक बहुत बड़ा रनअप आया है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिए। वाकई वर्टिकल राइज पिछले कुछ वर्षों में इस स्टॉक में। अच्छा, कुछ टेक्निकल ट्रेड से बातचीत कर लेते हैं। आज एक काउंटर विद इन बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। मानस आपकी रीडिंग क्या कह रही है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रीड कर रहा था और मैं इसके रोल ओवर के स्टैट्स रखिएगा प्लीज। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के दिसंबर 25 से लेकर अब तक, यानी करीब इस 1.25 साल के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक, माफ़ कीजिएगा, लगभग दिसंबर 25 से लेकर शायद, माफ़ कीजिएगा मैं 24 चला गया, एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और आई थिंक थोड़ा लास्ट शोल्डर ने टाइम ज़्यादा ले लिया, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, लेकिन और एक क्लियर विजन मिल रहा है। 1100 के ऊपर मीडियम टर्म प्रोजेक्शन 2-2.5 महीने का क्या होगा इसमें? तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो। अब अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो तो 1175 के आते हैं, करीब 75 रुपए की रैली के लिए आप अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। और करंट लेवल्स पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1084 के नीचे रहेंगे। ओके चलिए, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ मानस जी, राजेश जी, सचिन जी हैं। सचिन जी, आप शुरुआत करें धमाकेदार ऑप्शंस के। अनुज जी, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा।
चलिए समझ लीजिए आप, हम मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी आप बताइए। देखिए आईसीआईसी प्रू लाइफ इसके ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। तो इसका ऑप्शन सितंबर मंथ का लिया जा सकता है। 520 वाला कॉल ऑप्शन 17 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 13 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 25 रुपए के रहेंगे। ओके, आईसीआईसी प्रू 519 पे और इसकी कॉल आपको लेनी है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड, ये 520 की कॉल है, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी जी देखिए एचडीएफसी लाइफ लकीली सेम सेक्टर से मिल रहा है। एचडीएफसी लाइफ में देखिए यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच है। मुझे लगता है जिस तरह से रिवर्सल है ये मोमेंटम 580 तक जाना चाहिए। तो 550 का कॉल ऑप्शन करीबन 17 रुपए 90 पैसे पे मिल रहा है, इसे बाय करें नेक्स्ट मंथ का। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 14 का और टारगेट होगा करीबन 25 प्लस का। एचडीएफसी लाइफ का 550 कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ। ओके, चलिए अब देखते हैं सचिन जी रेडी हो गए या नहीं। सचिन जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर बीडीएल का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट्स पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है अगले हफ्ते में नजर आना चाहिए। ऑलरेडी एक अच्छा बेस इसने कंफर्म किया है, उसी बेस से रिवर्सल है, तो आई थिंक 1340 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसी का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदना चाहिए। लगभग अराउंड 27 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 14 रुपए 14.5 पे लगाए। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये कॉल ऑप्शन लगभग अराउंड 66 तक भी स्केल अप हो जाए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बीडीएल के 1340 के कॉल ऑप्शन में। बीडीएल की 1340 के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। चलिए, अच्छा वीरू, वैसे हम सिंस ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना, मुझे ना आज वो जो सुबह हम वो स्टडी कर रहे थे ना, उस जो सेबी के डेटा की, हाँ सेबी की रिपोर्ट की जो बात कर रहे थे, उससे देखिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई है कि ये 90% 93% नंबर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन आई थिंक ज़्यादा दिक्कत जो मुझे लग रहा है कि शायद सरकार को भी है कि इवेंचुअली हो क्या रहा है, सारा पैसा बाहर जा रहा है। मतलब एफआई कैश में तो पैसा डाल नहीं रहे, एफएनओ में ज़बरदस्त तबीयत से शॉर्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं। एल्गोज में भी ज़्यादातर हेज फंड्स ही हैं, बाहर के हेज फंड्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर है, मुझे लग रहा है कि जो शायद कहीं ना कहीं आपको उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, उस स्टडी को एक बार रिविजिट करते हैं, फिर उस पर मैं ना एक और आपको टेक दूंगा। आशीष आ गए हैं स्टूडियो में और उस रिपोर्ट की बात, घाटा कम हुआ है लेकिन वो ऑप्टिकल है, इनहेरेंटली अभी भी काफ़ी घाटा है। आशीष बताएंगे। आशीष बिल्कुल बहुत घाटा देखने को मिल रहा है सर। आपने बताया कि ऑप्शंस में जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार पेन देखने को मिल रहा है, घाटा भी घट रहा है। अब दिक्कत की बात ये भी हो रही है पूरे इकोसिस्टम के लिए कि ट्रेडर्स की भी संख्या लगातार घटती जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं सबके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। देखिए घाटा 18% घटा है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ है। बहुत बड़ा फिगर है जो देश में देखें तो ये घाटा देखने को मिल रहा है। अब जो घाटे वाले ट्रेडर्स हैं इनकी संख्या आप देखें तो ये स्लाइटली यहाँ पर आपको एक एक्शन नजर आएगा, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो वायदा बाजार के जो टोटल घाटे हैं ये लगातार एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं। FY26 का डेटा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आते जा रहा है और जो ट्रेडर्स हैं इनमें अगर आप देखें तो आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से FY26 में जो घाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुछ और डिटेल्स है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आएगा कि प्रति व्यक्ति घाटा कितना है, तो यहाँ पर भी आपको 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। अब वायदा में जो ट्रेडर्स घाटा करते हैं इनकी संख्या देखें तो ये कम होती जा रही है ओवरऑल एक्टिव ट्रेडर्स की, लेकिन FY16 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं इसमें आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और सालाना 10,000 से कम के टर्नओवर वाले जो ट्रेडर्स हैं इनका तो अकाउंट आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से साफ ही हो जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो महिलाएं ट्रेडर्स हैं ना ये थोड़ी सी बेहतर हैं। घाटा तो इनको भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें ना तो पूरे पूल में महिलाएं कम घाटा करती हैं और ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि 30 साल से कम की जो महिलाएं हैं इनकी हिस्सेदारी 43% के आसपास है और 88.6% जो है ये घाटा करती हैं, लेकिन एवरेज के मुकाबले आप देखें तो घाटा कम आ रहा है। सिमिलरली आप देखें तो 30 to 40 ये एज ग्रुप में 88.1% है। 5 लाख से कम की आय वाले में वही 88 के आसपास है। टोटल आप देखें तो 85% राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाएं जो है वो यहाँ पर घाटा करती हुई नजर आती हैं। साथ में अगर आप देखें तो एक और मार्केट में स्विंग होती है ना कि हमने इतने साल का एक्सपीरियंस है,
लेकिन मार्केट में खासतौर पर एफ ट्रेडिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो भी मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों को लगातार कई सालों का अनुभव है, लेकिन वो भी संख्या देखें तो घाटे वाली काफ़ी ज़्यादा है। 5 साल में 66% है, लगातार 4 साल घाटा करने वाले 95% है, पहले साल 91% है। और ये डेटा की रैंडमनेस इस प्रकार की है ना कि आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक साल घाटा हो गया तो दूसरे साल शायद उम्मीद है कि मुनाफा हो जाए, वो भी नहीं होता। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, स्टैटिस्टिकली मेजरली आपको नजर आएगा कि पहले साल भी घाटा किया, दूसरे साल भी किया और तीसरे साल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर घाटा देखने को मिला। एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो थियोरेटिकली हम पढ़ते आए सुनते आए कि ऑप्शन राइटर्स के पास एक एज होता है, ये साबित हो गया। लेकिन दिक्कत की बात है कि रिटेल ट्रेडर्स को तो ऑप्शन राइटिंग करनी ही नहीं है। अगर आप टोटल बेस में देखें ना तो सिर्फ 2% ऐसे हैं जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। हालांकि घाटा उनको भी होता है, घाटे का क्वांटम उनका भी बड़ा है कि उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, रिस्क उनका अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट उनके लिमिटेड होते हैं। लेकिन 44% जो है ट्रेड्स यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स के रिटेल पार्टिसिपेंट की तरफ से घाटे में देखने को मिले। तो स्टैटिस्टिकली ऑप्शन बायर जिसका अकाउंट ही साफ हो जाता है, उसके मुकाबले आप देखें तो थोड़े से डेटा यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन राइटर्स के अगर आप औसत घाटा देखें, टेबल आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला है। घाटे वाले जो राइटर्स होते हैं इनकी संख्या है, इसका अमाउंट आ रहा है और साथ में आप देखें तो एक जो FPIs हैं, प्रॉप ट्रेडर्स हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार इनकी तरफ से यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन एल्गो के जो ट्रेडर्स हैं मशीन ह्यूमंस को बीट कर रही हैं, डेटा स्टैटिस्टिकली बता रहा है। पिछली रिपोर्ट में भी यहाँ पर हमने देखा था कि जिनके पास एल्गो का एज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेटर साइड पर है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष ये पूरी डिटेल रखने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहता। दिक्कत ये है, अब आप अगर निफ्टी का बीरो एक कॉल या एक पुट बेचने जाएं तो मेरे ख्याल से करीब 2.25 लाख का मार्जिन है 65 शेयरों का। निफ्टी का 65 शेयरों को अगर आप बेचने जाएं तो 2.25 लाख का मार्जिन है। तो अगर आप मान लीजिए 10 लॉट भी करते हैं, 650 शेयर भी अगर आप सेल करना चाहते हैं एक ऑप्शन के डायरेक्शनली, अगर आप उसमें 50-60 पॉइंट कमाना चाहते हैं ना, ऑप्शन में आप राइटिंग में इतना ही कमाएंगे, तो उसके लिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगा करीब करीब 18 लाख रुपए। उसमें अपफ्रंट STT और बाकी चीज़ें जोड़ दीजिए। वो रिटेल ट्रेडर कहता है करना ही नहीं है मैंने यार, है ना, मुझे जब मौका मिलेगा कुछ बाय करने का मैं तब कुछ कर लूँगा, वरना मुझे वो सेल वो ट्रेड करना ही नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब इसमें ये डबल एज सोर्ड है, क्योंकि अब आपकी अगर आपके पहले जब प्रीमियम कम होते थे, ये प्रीमियम क्यों बढ़ाए गए थे आपको याद है? इशू क्या हो गया? प्रीमियम बढ़ाए गए, STT बढ़ाया गया, बाकी सब चीज़ें बढ़ाई गई, फिर भी इंटरनल्स नहीं चेंज हो रहे हैं। फैक्ट वही है कि वही आधे % 2% या 3% लोग पैसा बना रहे हैं और बाकी सारे लोग पैसा लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब तो मामला सारा का सारा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ और सोचने की ज़रूरत है ऑब्वियसली। लेकिन जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उससे क्लियर है एक चीज़ तो कि ओवरऑल घाटा भले ही कम हुआ, उसका एक रीज़न ये है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम हो गए, लेकिन पर ट्रेडर लॉस अभी भी उतना ही हो रहा है। ये क्लियरली जो स्टडी है वो कह रही है। एक चीज़ में ये हो सकती है, कैश वाले नंबर्स थोड़े बेटर हैं और इन्वेस्टमेंट्स के नंबर्स थोड़े बेटर हैं, तो शायद धीरे धीरे लोग अपने आप ट्रेडिंग से थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ आई थिंक शिफ्ट होंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आई थिंक ये एक फैक्टर हो सकता है। जैसा कि अब जो 20% लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ी है, कितने लोगों ने छोड़ी? 20 कितने नंबर था? बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर है ना। वो 18-20% लोगों ने जो ट्रेडिंग छोड़ी है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पूरी मार्केट ही छोड़ दी है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग फुल्ली कन्वर्ट हो गए हों एज एन इन्वेस्टर, तो आई थिंक ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। खैर जो भी है, ये नंबर्स इंटरेस्टिंग है। तो सर ये भी एक चीज़, मैं सॉरी काट रहा हूँ आपको, लेकिन महिलाओं का काफ़ी 3 बार की स्टडी में पता चल रहा है। मैं उस पर ना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या होता है ना वो तो जब स्कूल में थे तब भी लड़कियों के नंबर हमसे ज़्यादा आते थे, अब उसके बाद आगे बढ़े तब भी तो देखिए उसका रीज़न होता है। उसका रीज़न होता है कि महिलाएं जो होती हैं ना आशीष, वो मेंटली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और इसके लिए वो लाइफ में भी और मार्केट में भी सेटबैक्स को हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे मतलब पुरुष जाति से, है ना, उससे ज़्यादा बेहतर सह सकती हैं। तो ये कारण होता है कि वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है
वो इन फील्ड्स में हमेशा बेटर होता है और वो आगे भी रहेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं इनफैक्ट एक बार एक इवेंट में गया था, तो वहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा कि सर आजकल इतनी लेडीज़ ट्रेडिंग कर रही हैं तो हम क्या करें? मैं कहा आप घर पे बैठिए, आपका ट्रैक, आप उनको घर के काम में हेल्प करिए, उनको ट्रेडिंग करने दीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपसे बेटर है तो वाई नॉट। इवेंचुअली तो पैसा कमाने से मतलब है ना, हाउस होल्ड में पैसा आना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। खैर यहाँ पर मैं राजेश जी अब इसको जोड़ रहा हूँ जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो BSE के शेयर में गिरावट आई है, BSE, एंजल वन, ग्रो, ये सब, इनको आप कैसे देख रहे हैं? इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ से 200 रुपये और टूट जाए BSE में, वो जुदा बात है। बट लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग। 150 साल पुरानी कंपनी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो इक्विटी, डेरिवेटिव्स, डेट सब में दे रही है। म्यूचुअल फंड का इनका स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है इंडिया INX के थ्रू, 15% की CDSL की होल्डिंग है, डेट फ्री कंपनी है, IPO की लाइनअप आगे भी शानदार लगी हुई है। और इन सब चीज के बीच में जो ऑप्शन मार्केट पहले इनका जीरो था, इस महीने थोड़ा सा कम हुआ है कैश वगैरह को लेकर के, वो जुदा बात है। बट एकदम जीरो था, वहां से एक थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि के कोई निवेशक हैं तो ये सब गिरावट जो है ये एक्यूमुलेशन का एक मौका है। ओके, एक्यूमुलेशन का मौका है। चलिए एक काम करते हैं, चार का चौका ले लेते हैं। चार ट्रेड्स, सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी। तो मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? और देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर ध्यान रखें, स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था करीब 5-6 दिन पहले। उसके बाद वापस हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। तो 400 का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का 14 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 9 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट आपके 25 रुपए के रहेंगे। ओके, नाल्को की सितंबर की 400 की कॉल। अब पिक करते हैं फिर सुपरस्टार सचिन जी का ट्रेड। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर के फिनटेक में एक अच्छी क्लोजिंग आ रही है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ओपनिंग रखी थी एंड अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आ सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो रिवर्सल बना है उसके वजह से एक अच्छी मूव बन सकती है इन द कमिंग वीक। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं के फिनटेक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 965 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1042 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1070 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं के फिनटेक के फ्यूचर्स में। के फिनटेक के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने हैं आपको। अब चलते हैं अमित जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। अमित जी, बताएं आपकी ट्रेड। अनुज जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रक्चर जिस हिसाब से है, पुल बैक कंप्लीट है, 50 डेमा पे कंसोलिडेशन हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 10 एंड 20 डेमा। ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर है, हायर लो का है, लगभग 2037 का प्राइस है। 2015 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2080 के। कुते प्रॉपर्टीज 2037 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, बहुत महीनों बाद कोई स्टॉक वापस से रडार पे आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की वजह से, वो है PVR, जिसे हम लोग पहले अक्सर चर्चा किया करते हैं। 1779 स्क्रीन, 113 सिटीज इंडिया में और श्रीलंका में। इस बार के बॉटम लाइन पे ध्यान दें तो लॉस की जगह 56 करोड़ का प्रॉफिट आया। नेट कैश पॉजिटिव हो गई कंपनी डेट के सामने में। मेट्रो सिटीज में टायर 2 टायर 3 में अच्छी बढ़त हो रही है। 100 नए स्क्रीन ऐड करने की बात कर रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो पहली तिमाही के नतीजे तो अच्छे आए थे, दूसरी तिमाही में भी अभी जुलाई और अगस्त तक बड़ी रिलीजेस हो चुकी है जिसने अच्छे धूम मचाई है, जैसे कि चाहे आवारापन हो या बंटवारा हो। आगे भी टॉक्सिक वगैरह के लिए अच्छी रशेस बनी हुई है। इसके बाद वाले क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो पूजा दिवाली रिलीजेस रहेंगी, और न केवल हिंदी बल्कि इंटरनेशनल और रीजनल रिलीजेस भी बहुत अच्छी हो रही है। एवरेज टिकट प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। दूसरे जो फूड एंड ब्रेवरेजेस से, वहां से भी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, वहां से भी रिलेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है स्टॉक को वापस से रडार में रखने का।
मध्यम अवधि में 1350 1380 का टारगेट हो सकता है। पीवीआर ये आपका बाय कॉल है यहाँ पर बहुत दिनों बाद फंडामेंटली किसी लास्ट टाइम इट वाज बाय कॉल ऑफ मेरे ख्याल से शरद जी की बाय कॉल थी, हालांकि लोअर ट्रैजेक्टरीज में थी 900 925 के आसपास। एनीवे 4 स्टॉक्स पिक किए हमने यहाँ पे। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन ट्रेड, मानस जी के सौजन्य से सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और नाल्को की कॉल स्ट्राइक 400 की आपको पिक करनी है, 25 का लक्ष्य यहाँ पर है। उसके बाद आज ट्रेड रहा एफएडू सुपरस्टार, ये सचिन जी का ट्रेड रहा केफिन करीब 1040 के लक्ष्य के लिए, 70 के लक्ष्य के लिए 965 का स्टॉप लॉस यहाँ पे था। उसके बाद आज हमने ट्रेड पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार, और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज अमित जी ने पिक किया लगभग 2080 के लक्ष्य के लिए, 2036 पर ट्रेड करता हुआ, और आखिरी की कॉल मिड के फंडर राजेश जी की रही आज पीवीआर। शुगर यानी चीनी ने अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में जो पैसा बना के दिया वो गजब था, लेकिन सही बात यह है, बड़ी बात ये भी है कि घरेलू दाम जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। ऐसे में उन दामों को अरेस्ट करने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने एक सीक्वेंस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स किए हैं। क्या है ये एफर्ट्स? इम्पोर्ट्स, साथ ही साथ अगर आप देखें और कुछ एफर्ट्स जो सरकार कर रही है उसका ज़रा ब्यौरा रहते हैं। असीम से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। असीम, सरकार के ने क्या क्या किया और क्या है पॉसिबल सरकार की तरफ से स्टेप्स, ताकि हम इस फेस्टिवल सीजन में जब जाएं तो शुगर के प्राइस आने वाले समय में कम से कम नियंत्रण में रहे? वीरेंद्र, चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो दाम 20% बढ़ चुके हैं और कई राज्यों में दाम 65 रुपए प्रति किलो के पार भी पहुंच गए। तो उसको देखते हुए सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। सरकार ने सबसे पहले तो स्टॉक लिमिट लगाई, स्टॉक लिमिट से भी काम नहीं बना तो सरकार ने उस पर ऊपर सख्ती बढ़ा दी और निर्देश दिए कि जो भी कंपनियां 10 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी रखती हैं वो 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगी। उसके बाद सरकार ने चीनी के इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया। 10 लाख टन से ज्यादा चीनी को बिना किसी ड्यूटी के इम्पोर्ट को मंजूरी मिल गई है। उसके साथ साथ सरकार ने अब जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको निर्देश दिए कि जो भी कंपनियां बल्क में स्टोर कर रही हैं उनके ऊपर स्टॉक लिमिट को सख्ती से इंप्लीमेंट कराइए, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, वहां पर जाइए। अगर वो स्टॉक लिमिट का सही में पालन नहीं कर रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर फाइन लगाइए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो ये सारे स्टेप सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह से अब सरकार के दबाव के बाद आने वाले दिनों में चीनी के दामों में आपको गिरावट आती हुई भी दिखाई दे। ओके हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस स्टोरी को हम फॉलो कर रहे हैं। और आज 2-3 स्टॉक्स में करेक्शन, हालांकि जो स्ट्रॉन्गर वाले स्टॉक्स हैं वो अभी भी कमी गिरे हैं, जैसे त्रिवेणी और अवध, लेकिन बलरामपुर, चीनी, धामपुर में करेक्शन है। ये राजेश अग्रवाल जी, ये शुगर जैसे सेक्टर्स जो होते हैं ये क्विक इन क्विक आउट वाले सेक्टर्स होते हैं ना, तो क्या अभी भी इसमें दम बाकी है 1-2 महीने का और, या फिर बस हो गया? देखिए अनुज जी, जैसा आपने कहा ना, शुगर जैसे स्टॉक सेक्टर जो है क्विक इन क्विक आउट होते हैं क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो जाता है। चीनी और प्याज, ये 2 चीजें हमारी देश में तो एक बहुत पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। अगर आप देखो तो 45-46 रुपए की जो चीनी चल रही थी वो 60 रुपए तक चली गई। न केवल रिटेल पे बल्कि मिलगेट में भी बहुत प्राइस हाइक्स हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये इंटरनेशनली चीनी के दामों में बढ़त हुई है। दूसरे, अब चूंकि आगे आने वाले दिनों में, अभी तो राखी आ रही है शुक्रवार को, उससे बाद अगर देखोगे तो लगातार त्योहारों का सीजन है। फिर नवंबर के बाद शादियों का सीजन चालू हो जाएगा तो खपत बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रोडक्शन कम हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक अभी भी लाइमलाइट में रहने वाले हैं, ये पूरा सेक्टर। हाँ, इतनी बढ़त के बाद, क्योंकि अभी आप देखो तो लास्ट हफ्ते 10 दिन में ही सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रनअप दिखाई है। तो हो सकता है कि थोड़ा कूल डाउन हो सरकार के कदमों के कारण से, या इम्पोर्ट को लेकर के जो कल न्यूज आई उन सब चीजों को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे और थोड़ी गिरावट आती है तो और एक बार अपसाइड देगा यहाँ से। तो मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे अगर आप किसी को नजर रखनी हो तो लार्ज कैप में मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी पे ध्यान देना चाहिए, मिड कैप में ईआईडी पैरी, और छोटी कंपनी में केसीपी। ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके बलराम, ये शुगर स्पेस पे आपकी बात हुई है। अब एक काम करते हैं, लौटते हैं आज के सुपरस्टार, आज का एक बार लेके आइएगा अर्बन कंपनी को। इट्स 159.70 और ये आप समझिएगा कि अक्टूबर 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है इस काउंटर में। क्यों बनाई आज का एक का, आइए बात करते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए।
बिल्कुल सुबह श्रेया ने इसके बारे में डिस्कस किया था आज का इक्का, और देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई के पास आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। यूबीएस की तरफ से कवरेज की शुरुआत हुई थी, टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर देखने को मिलते, 180 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे आते हुए नजर आया, और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री जो है यहाँ पे यूबीएस की तरफ से कंपनी पर आती हुई दिखी है। उनका कहना है कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 84 लाख यूजर्स और 59,000 सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर है। FY26 की बात करें तो नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 4,300 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। FY29 तक यही आंकड़ा जो है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ पार जाते हुए नजर आ सकता है। कंपाउंडेड बेसिस पर 32% की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहे हैं यूबीएस। उनका ये भी मानना है कि ब्लिंकिट मोमेंट यहाँ पर होम सर्विसेज में देखने को मिल सकता है। जोमेटो की तरह यहाँ पर भी एक अच्छा खासा अपटिक आते हुए नजर आ सकता है। जो कंपनी है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, और जो एग्जीक्यूशन है कंपनी का वो ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। यूनिट इकोनॉमिक्स पर काफी स्ट्रेंथ यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है, ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है, और आगे चल के जो इंस्टा हेल्प है वो भी ब्रेक इवन होती हुई दिखेगी, और मार्केट अंडर अप्रिशिएट कर रहा है फिलहाल ग्रोथ को, इसीलिए यहाँ पे अग्रेसिव टारगेट यूबीएस की तरफ से आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, और अब तो 10% ऊपर हो गया स्टॉक, लेकर आइए जरा एक बार इंट्राडे नुपुर, शुक्रिया। और आज सुबह हमने इसको आज का इक्का में इंक्लूड किया था, और ये देखिए अब 10% ऊपर, और मतलब किसी भी भाव पे आपने लिया आज तो पैसा बना। राजेश अग्रवाल जी, ये ब्लिंकिट मोमेंट वाकई में मानते हैं आप इसे अर्बन कंपनी के लिए? जी मानता हूँ, ब्लिंकिट मोमेंट हो जाएगा। हालांकि हमारे शहर में उतनी है नहीं, बट बैंगलोर वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है। जैसे कुछ लोगों से मैंने डायरेक्ट बात करी तो वहाँ पे ये लोग बहुत यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनका चलन बढ़ता जा रहा है। जो इनकी सब्सिडियरीज है वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जो यूएई वगैरह में काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट आने वाले दिनों में नेक्स्ट 2-3 साल में मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनकी सर्विसेज में हो सकती है। नंबर्स कैसे आएंगे, मार्जिन्स क्या बैठेंगे, इस वक्त बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ब्लिंकिट मोमेंट इसमें आ सकता है। ब्लिंकिट मोमेंट इसमें आ सकता है। अच्छा वीरू, एक चीज़ पूछूं वैसे, हाँ। ये आप दुआओं में यकीन रखते हैं क्या? किसमें? दुआओं में। अरे गजब। नुपुर, आप रखते हैं दुआओं में यकीन? पता मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, टच वुड। आज आप देखें, मतलब आज और कल में, आज हमने अर्बन कंपनी को लिया था बिग स्टॉक्स में, आज का इक्का में मुथूट और मन्नापुरम की हमने बात की थी, है ना। हमने BSE वर्सेस MCX 3-4 दिन से बात की थी, ठीक है। उससे परसों कोफोज और परसिस्टेंट की बात की थी, 2 दिन में क्या शानदार मूव्स आए उनमें। आज सुबह हिंदुस्तान जिंक की बात की थी, मंगलम सीमेंट की बात की थी। अब ऐसे, मतलब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। चार्ट GPT में हमने कई स्टॉक्स लिए थे। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों में इतनी फ्लैट मार्केट में भी जो इस तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स आए हैं जो हमने बात की थी, मतलब मुझे एक फीलिंग है कि जो CNBC आवाज़ ने जो कैश कवरेज पर एक इनिशिएटिव लिया था ना, मुझे लग रहा है हमें एक उसका हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है, एक पॉजिटिव दुआ मिली है। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। वरना देखिए, मतलब BSE वर्सेस MCX जैसे फॉर एग्जांपल, आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा ट्रेड बैठ सकता है वो, लेकिन वो बैठा उस तरीके से। ऐसे ही आप देखें तो आज सुबह अर्बन कंपनी, ऐसे कई एग्जांपल हैं एक्चुअली, अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों के। तो बिल्कुल, इस फ्लैट बाजार में भी अगर आप देखें, ये जो चर्चाएं हुई थी स्टॉक स्पेसिफिक, बेहद शानदार रही। अगर आप देखिए बिल्कुल उसी दिशा में जिस तरीके का पर्सपेक्टिव व्यू शेयर किया गया था। खैर अनुज, अब थोड़ा सा आते हैं कि क्या अप्रोच रखें इस प्राइस पे। ये बाजार दूसरे दिन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्राइस पे टिका रहा, ऊपर 30 पॉइंट, नीचे 30 पॉइंट, बट ट्रेजेक्ट्री वही रही 24,250, 240। कैसे अप्रोच करें, कुछ लेके जाएं, क्या नहीं लेके जाएं सोमवार की सुबह के लिए? देखिए, आपको ना अपनी स्ट्रैटेजी को दो हिस्सों में बांटना होगा। फैक्ट ये है कि इस समय इंडेक्स में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इंडेक्स में एक बड़ी ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है, वो जो शॉर्ट साइड की थी वो कल रिवर्स हो गई है पूरी। लेकिन अब तक वो जैसे कहते हैं ना कि स्पेशली विद गिवन वीकेंड रिस्क को देखते हुए कोई कैरी करने का कोई मन नहीं है मेरे ख्याल से। 330 में हम रिविजिट करेंगे वैसे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहें और न्यूट्रल रहें। आप इंडेक्स की पोजीशन समेट लें, सोमवार को फ्रेश व्यू लेंगे। हाँ, अगर बिटवीन 3 और 340 कुछ लगा कि नहीं, कुछ स्पेसिफिकली अलग हो रहा है, तो उस पर दोबारा फोकस करेंगे, बट इंडेक्स पर तो यही व्यू रहेगा। चलिए
नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन से स्टॉक्स फोकस में? फिर से आज फोकस में पेटीएम है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे लगातार यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। लार्ज फंड्स की तरफ से जो इंटरेस्ट है वो लगातार स्टॉक में बना हुआ है और यहाँ पर देखें तो आज फिर से 5 डे एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स जाते हुए नजर आए। पिछले 5 दिन के भी वॉल्यूम्स काफ़ी हाई लेवल पर थे, उसके बावजूद आज के वॉल्यूम्स आपको ऊपर नजर आएंगे। दूसरा स्टॉक है पीबी फिनटेक। यहाँ पर भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है और लार्ज फंड्स जो है वो एंट्री लेते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट स्टॉक 1% ऊपर है और डीलर्स का मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम फिलहाल बरकरार रह सकता। तो पेटीएम और पीबी फिनटेक दोनों स्टॉक्स आज फोकस में हैं। ओके, तो ये डीलर्स के देखें चॉइस है इस वक्त। नुपुर, बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, बीटीएससी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बीटीएससी एस्टिमेट्स जो भी देखें हमारे विशेषज्ञों का मन हो। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, मंडे मॉर्निंग के लिए के फिनटेक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 970 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 979 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपके स्टॉप लॉस 969 के रहेंगे और टारगेट 1000 रुपए के रहेंगे। 1000 रुपए के टारगेट रहेंगे के फिनटेक पर मानस जी की तरफ से। गाबा सर, आपकी ट्रेड मंडे के लिए? मेरा ध्यान है केन्स इंडिया पर। ट्रेड करा 3903, टारगेट होना चाहिए 4000, 100 रुपए का। टॉप लॉस होगा करीब 3860, 40 रुपीज। आई थिंक ठीक है केन्स। ओके, केन्स टेक आपका बाय कॉल है। डे हाई पर बड़े मूव के साथ ट्रेड करता हुआ। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा नाइका पर। नाइका में हमने लास्ट कपल ऑफ वीक से एक थोड़ा सा करेक्शन देखा है टुवर्ड्स 40 डेली मूविंग एवरेज। 40 डेली मूविंग एवरेज पे 2 ट्रेडिंग सेशन पहले सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव शुरू हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पर आए हैं, वेरी फ्रेश। आई थिंक न्यू मूव यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है मीडियम टर्म में। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 360 के और स्टॉप लॉस रहेगा 318। अमित जी, मंडे की ट्रेड आपकी तरफ से? अनुज जी, मारुति में एक शॉर्ट कॉल रहेगा। ये स्टॉक ने रिलेटिवली पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया है और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे की मूविंग एवरेजेस और स्विंग लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो नियर टर्म 1 से 2 दिनों की वीकनेस यहाँ पे नजर आती है। लगभग फ्यूचर्स में 13,600 का प्राइस है। 13,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 13,200 के मारुति में। ओके, मारुति में डॉक्टर साहब अब किसका ट्रेड बचा हुआ है? मारुति में अगर आप देखें सेल ट्रेड बचा आप लेते हुए यहाँ पे 100% नीचे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, हिंदुस्तान जिंक को मैं कैरी करूंगा। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। 596 के आसपास है ट्रेड हो रहा है और जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग है 610 का टारगेट होगा। 610 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक बाय करे। 596 करंट प्राइस है, 590 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, ट्रेड सारी पूरी हो चुकी हैं और अब चलते हैं वीरू के पास आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, कैसी रही आज की मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी इवनली पॉइज रही, हाँ, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग का फिगर थोड़ा सा आपको इन्फ्लेटेड नजर आएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ हैविंग एक्सपायरी फैक्टर। एक्सपायरी बेहद नज़दीक खड़ी है, उसके चलते अगर आप देखें तो किसी ने प्रॉफिट भी कैश में कन्वर्ट किया तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग में काउंट होता है। अब आते हैं जरा स्टैट्स पे। 39 लॉन्ग, 46 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट में करीब 56। लॉन्ग की पहली अगर आप देखें हिताची एनर्जी, मुथूट, केन्स टेक, जीवी वर्नोवा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। बेहद शानदार मूव यहाँ रहा। नेक्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग बिल्डअप के बाद शॉर्ट कवर की हिंदुस्तान जिंक सिल्वर के प्राइसेस को देखते हुए आप देखें तो क्या गजब की तेजी थी यहाँ पे। वेदांता, बीडीएल, आईसीआईसीआई प्रू, के फिनटेक। आज डिफेंस में भी लोअर ट्रैजेक्टरी से अच्छा मूव आया। देन शॉर्ट की स्लाइड में सबसे ऊपर है यहाँ पे ब्रिटानिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। कल ब्रिटानिया लॉन्ग लेके गया था, आज शॉर्ट हुआ यहाँ पर। टोरेंट फार्मा, कमिंस बैकफुट पे, एवेन्यू सुपरमार्ट, सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे थे। उसके बाद जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, के इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, पॉलीकैब, बीएससी आज 200 डिमा के नीचे डिसाइसिवली क्लोज होता हुआ और क्रॉम्पटन ये बैकफुट पर हाल लॉन्ग अनवाइंडिंग थी यहाँ पर। एक बार ट्रेंड लेके आइए प्लीज़, ट्रेंड देखते हैं 2920 पर। सौमिल, मैं ट्रेंड को देख रहा था, मैं मिड सेशन में इस स्टॉक को देख भी रहा था। आप समझिएगा कि ये 9 अप्रैल 26 से लेकर आई मीन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सभी महीनों का बेस जो है, इस जो होता है ना बेस ट्रेंड लाइन जो है, राइजिंग ट्रेंड लाइन,
आपको उसके फियर उसके टूटने का फियर लग रहा है क्या, मैं डर लग रहा है क्या? वो टूटती है तो प्रोजेक्शन क्या होगा ट्रेंड में नीचे का? वीरू, मेरा मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव था ट्रेंड में, बिकॉज जो करेक्शन हमने देखा वो करेक्शन कंप्लीट होकर कंसोलिडेट हो रहा है अराउंड 20, 40 और 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। हावेवर कल का जो लो था या ये पूरे कंसोलिडेशन का जो लो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे टूटा है, प्लस जो वीकली लोज हैं वो भी नीचे में टूटे हैं प्रीवियस वीक के, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगर ये नीचे में 2834 का जो मंथली लो है अगर वो टूटता है तो एक नया करेक्शन फेज इसमें शुरू हो सकता है। तो आई विल डेफिनेटली अवॉइड दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नीचे में ये 2650 तक फिसल सकता है इफ इट स्टार्ट्स मेकिंग लो टॉप लो बॉटम ऑन मंथली चार्ट्स। तो डेफिनेटली अवॉइड, और थोड़ा सा बेरिश सिचुएशन इस समय दिख रहा है मेरे को। ओके, चलिए, ट्रेंड की बात होगी, अब आगे बढ़ते हैं। और सुस बाजार में भी कार ट्रेड के शेयर में जोरदार एक्शन है। शेयर 6% से ज़्यादा दौड़ा है आज। ऐसा क्यों, ये जानते हैं एक बार फिर से आशीष से। आशीष, क्या हो गया ऐसा? सर, बड़ी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले 5 डेज का एवरेज वॉल्यूम्स देखें ना तो उससे तकरीबन 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज ही के सत्र में खरीदारी आपको देखने को मिली है। और बहुत सारे कारण हैं। दरअसल आप देखें तो यूबीएस की तरफ से एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी आई थी और बहुत कुछ चल रहा है इस कंपनी में। पहले आप देखिए कि कारोबार अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है। अब ये क्या कहते हैं कि जो यूज्ड कार की लिस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है इसमें अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। जितनी भी गाड़ियों की लिस्टिंग है यूज्ड कार मार्केट की 63% कार ट्रेड टेक के प्लेटफॉर्म्स पर है और बहुत सारे अलग अलग नाम से इनके प्लेटफॉर्म्स है। तो मार्केट शेयर बड़ा तगड़ा है। अब खास बात आप देखें ना तो भारत में जो यूज्ड कार का मार्केट है ये करीब करीब अगले 5 साल में 16% CAGR की ग्रोथ दिखाएगा और ये अभी भी काफ़ी हद तक अंडर पेनेट्रेट है। इसमें जो आप देखें तो ऑर्गेनाइज शेयर है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसकी एक स्ट्रेंथ ये भी है कि कार ट्रेड टेक एक प्लेटफॉर्म है जो असेट लाइट है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने नाम सुना होगा स्पिनी, वो इन्वेंट्री मॉडल पर ट्रेड करते हैं। तो इसी से क्या होता है कि उनके मार्जिन्स कम होते हैं। ये असेट लाइट होने के चलते कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी बेहतर और मार्जिन्स भी बड़े अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब रिपोर्ट्स ये इशारा करके बता रही हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने टैम का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है इसका सिर्फ 3 से 4% ही हासिल कर पाए। तो जो ऑर्गेनाइज शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है इनके एक रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, कंपनी जो मार्केटिंग पर स्पेंड करती है रेवेन्यू का तकरीबन 4% करती है। वहीं दूसरे ग्लोबल पीयर्स आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% तक इस पर खर्च करते हैं। और यूबीएस ये बता रहे कि FY30 तक तकरीबन आपको 30%, 24 से 25% CAGR ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। OLX का इन्होंने अधिग्रहण किया था और वहाँ से आप देखें तो अब 28% रेवेन्यू का हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके Q1 के नंबर्स आए थे, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, लेकिन खास बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड और मार्केट को एक अर्निंग्स में कंफर्ट विजिबल ग्रोथ बहुत पसंद आती है। पिछले 16 तिमाहियों से 45% प्लस एबिटा CAGR 45% प्लस की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्जिन्स Q1 में 25 से 31% के हो गए। मुनाफा आप देखें तो 47 से 57 करोड़ हो गया और मैनेजमेंट ये भी गाइडेंस दे रहा है कि आगे जाके कॉस्ट Q2 के ऑनवर्ड्स कम होगा तो और थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप TTM/PE देखेंगे तो आपको स्टॉक महंगा लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रोथ बहुत तगड़ी आ रही है। इसी के चलते FY27 के हिसाब से 63 की EPS है और FY28 में 84 की EPS एक्सपेक्टेड है। यानी ये स्टॉक चल रहा है इस भाव पर भी इतने बड़े सर्च के बाद भी सिर्फ 37 टाइम्स पर। जी, कार ट्रेड के वैल्यूएशंस, कार ट्रेड की कहानी आशीष की ज़ुबानी सुनिए। आपने 3.73 पे क्या गजब का स्टॉक रहा है ना। इस मंच पे बहुत सारे विशेषज्ञ आए हैं जिनके ये पीएमएस पोर्टफोलियो में वो होल्ड भी करते हैं और बहुत बातें भी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल अब हम कैश में एंटर कर रहे हैं, करने वाले हैं। इट्स 3:13, 2 मिनट का समय बाकी है। 2 स्टॉक्स देख लेता हूँ जहाँ पे अच्छी तेज़ी है। हिंदुस्तान जिंक एक बार फिर से आज का डेरिवेटिव्स का टॉप गेनर, उसका जो तमगा है इसने हासिल कर लिया टुवर्ड्स क्लोज। ये शार्पनेस हिंदुस्तान जिंक में फिर विजिबल है 4.25% ऊपर। आज कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत अद्भुत मूव दिया CDSL ने। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। मेटल्स में सेकंड पायदान पे था वेदांता, उसके बाद नाल्को और बैकफुट पे रहा आज ब्रिटानिया। कंप्लीट क्रैक। अनुज, ओवर टू यू फॉर प्रोविजनल क्लोज।
प्रोविजनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल वीरू। और अच्छा, मैं यहाँ से आपको एक बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा एक अगर रिस्क टेकर है ना, तो अगले महीने के ना सिल्वर से जुड़े हुए स्टॉक्स जो है ना, कल हम थोड़ा उस पर रिसर्च करेंगे, उनके आप कॉल ऑप्शंस लेके छोड़ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी वाली तेज़ी वापस शुरू हुई है गोल्ड और सिल्वर में। खैर एनीवे, स्क्रीन पर आते हैं और निफ्टी करीब करीब एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, एटलीस्ट प्री कैश। बैंक निफ्टी में आज फिर भी थोड़ा मोमेंटम था, 170 पॉइंट ऊपर था। देखिए क्या दिन आ गए, 170 पॉइंट को भी हम मोमेंटम मान रहे हैं, बट है ही ऐसा मार्केट। निफ्टी आईटी 220 पॉइंट नीचे था, 0.7%। स्मॉल कैप आज अच्छे चले, मिड कैप नहीं चला, स्मॉल कैप अच्छा चला 3/4%। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। इंडिया विक्स में आज थोड़ी फाइनली अपटिक आई 4.5% की। अब आते हैं आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। निफ्टी 9 पॉइंट ऊपर है, तो सेक्टोरल गेनर्स देख लेते हैं फटाफट। मेटल्स, निफ्टी बैंक, कैपिटल मार्केट, रियल्टी, डिफेंस और एनर्जी। लूजर्स पर आ जाइए फटाफट से, लूजर्स देख लेते हैं। आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा और ऑयल एंड गैस। अब आते हैं आज के निफ्टी गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में क्या क्या है? पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले, कोटक बैंक, ग्रासिम और बीईएल। और लूजर्स में क्या क्या है, एक बार वो भी ले आइए फटाफट जरा। ट्रेंट, मारुति सुजुकी, इंटरग्लोब एविएशन, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ध्यान रखिएगा, एफ&ओ कैश मार्केट बंद हुई है, ट्रेडिंग 340 तक चलेगी। अब अगर आपको स्पेसिफिक ट्रेडिंग करनी है तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं, और जो सिर्फ कैश के स्टॉक्स हैं उनमें एज नॉर्मल 3:30 बजे तक वीरू ट्रेडिंग चलने वाली है। चलिए, तो अब हम कैश विंडो में आ चुके हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा दो तीन स्टॉक्स को और देख लेते हैं, सिंस अभी डेरिवेटिव्स के तो ट्रेड चल ही रहे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे शट हुआ है करीब 24,234 पे इस विंडो के लिए। अच्छे मूव्स कहाँ पे आ रहे हैं जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज़। मारुति ये सिंक होता हुआ, और मारुति पे अभी मेरे ख्याल से एक सेल कॉल भी आया था। तो मारुति फाइनली अगर आप देखें, ये लग रहा है कि अपने साथ के जितने भी स्टॉक्स थे जो कि इस पूरे अर्निंग सीजन में चले, उनके साथ कोई भी अगर आप देखें पैरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इस बार के नंबर्स में अगर आप देखें, जो बॉटम लाइन था थोड़ा सा दिक्कत में था। राजेश अग्रवाल जी, मारुति पे आपका टेक क्या है? इस बार एमएनएम, इस बार आयशर मोटर्स, इस बार टू व्हीलर पैक में टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के वाइल्ड अपर स्विंग के बीच में मारुति नदारत था। इस बार उन्होंने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया, अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट नहीं किया। इस बार वो वॉल्यूम्स मतलब जिसे कहते हैं जनरेट करने में मशरूफ रहे। मारुति इस बार कहाँ मिस हो गया? आपका टेक क्या है मारुति पे? देखिए, टेक ऐसा है कि लंबी अवधि के लिए अच्छा है, नो डाउट ऑन दैट। आज की डेट में जबकि इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया है दूसरों के वनिस्पत, फिर वो चाहे किया हो चाहे होंडाई हो, लेकिन फिर भी लार्जर मार्केट शेयर इनका ही है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। नए लॉन्चेस भी अच्छे हुए हैं, लेकिन बाजार ग्रोथ को बुनाता है, और ग्रोथ इस वक्त दिखाई दी इस क्वार्टर में बहुत शानदार अगर कही जा सकती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में, फोर्स मोटर में, एसएमएल इसूजू में। ये सब जो साइड के छोटे छोटे काउंटर्स थे, उन्होंने बाजी मार ली। इस वजह से लोगों ने यहाँ दाव नहीं लगा के जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म वाले थे वहां पे मूवमेंट अच्छी दिखाई दी, और वहां पे हमें बढ़त दिखाई दी। और आज भी हमें लगता है कि चाहे वो हुंडई हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इवन फोर्स मोटर हो, वो थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि में बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। मारुति की परफॉर्मेंस उनके वनिस्पत अगर कंपेयर की जाएगी तो अभी भी मुझे लगता है कि रिटर्न्स वहां ज्यादा बेहतर बैठेंगे। ओके, चलिए काम करते हैं फिर। अब राजेश जी, फ्राइडे आ गया तो वीकेंड पे क्या किया जाए, अब जरा वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना? क्या क्या देखना है बताइए। देखिए, जैसे मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा है ना, वैसे ही मैं कहूंगा कि इस वक्त वीकेंड भी बहुत नैरो रेंज में चल रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की जो दो मूवीज थी, आवारापन 2 और बंटवारा, उसके कारण से कोई भी हिंदी रिलीज थिएटर में इस बार है ही नहीं। ओटीटी पे भी अगर आप देखेंगे तो वही रिपीट रिलीजेस हैं, वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और दुनिया भर के स्टार कास्ट की, जो कि एक हिंदी कॉमेडी कही जा सकती है। जन नायकन है थलपति विजय की, जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है, और विजय साहब की शायद आखिरी मूवी कही जा सकती है, तो वो थोड़ा सा देखने लायक होगा। आजकल मलयालम थ्रिलर्स बहुत शानदार आ रही है। पिछले हफ्ते मैंने वीरू जी को बताया था बलान देखने के लिए, बहुत बढ़िया बनी थी। उन्मादन करके एक सोनी लीव पे आ रही है मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर, वो देखी जा सकती है। या फिर एक वेब सीरीज है छोटी जिसमें रवि किशन साहब हैं, क्लीन कंपनी करके, जिसमें 3 दोस्त मिल करके कोई छोटा मोटा वेंचर खोलते हैं। शाश्वता चैटर्जी जो बंगाली इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो भी है उसमें।
कॉमेडी क्राइम ड्रामा है और उनका एक वेंचर होता है इलीगल बिजनेस को साफ सुथरा करने का। तो वो एक क्लीन कंपनी थोड़ी कॉमेडी हो सकती है। उसके अलावा ओटीटी पे कुछ विशेष है नहीं। थिएटर की बात की जाए तो 2-4 रीजनल मूवीज है जिसमें अगेन एक मलयालम मूवी है खलीफा, जो अगर कहीं हिंदी पे अवेलेबल हो तो देखी जा सकती है। या फिर एक जैसन स्मिथ की म्यूटिनी है इंग्लिश में, वो देखी जा सकती है। अदरवाइज कोई मेजर रिलीज ना थिएटर में ना ओटीटी पे। बिल्कुल। मैंने ना आपके कहने पर वो शुरू की, ये अपना ऑपरेशन सफ़ेद है ना, वो देखिए सफ़ेद सागर, हाँ सफ़ेद सागर, वो देखनी शुरू की मैंने। कैसी लगी? मैंने देखनी शुरू की है वीरू। मैंने अभी तक तो पहला ही एपिसोड देखा है और शानदार था। पहला एपिसोड तो बहुत शानदार लगा मुझे और इस वीकेंड पे मैं होपफुली उसके 3-4 एपिसोड निपटा दूंगा वीरू। हाँ, ये बहुत शानदार है। मतलब अच्छी तरीके से निभाया हर आदमी ने किरदार और उसको हर चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया भी है। मैंने राजेश जी के कहने पे पिछले वीकेंड पे मैं बैठा था, मैं अकेला ही था उस दिन, परिवार में कोई था नहीं उस दिन, तो मैंने बालान देखी है ना। राजेश जी, पहले तो मैं 1-1.5 घंटे तक तो सोचता रहा जनाब मुझे पता नहीं क्या इन्होंने खुंदक निकाली है मुझसे, क्या दिखा। फिर मैं लगा रहा, कमिटेड रहा, पर जो वो आखिरी सीन था ना 20 मिनट का, जब वो बच्चा जेल से भागता है ना, राजेश जी अद्भुत था वो अद्भुत। देखिए कुछ ऐसे है ना, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए स्पॉइलर मत दें वीरू। वो आखिरी सीन वगैरह सब है ना, वो नहीं देना चाहिए। जो नहीं देखी उनको नहीं हाँ, ये तो बहुत जगजाहिर बात है, वो उसमें आखिरी सीन पे सारी बातें हैं। हाँ। ऐसा कुछ और है राजेश जी पीछे का भी? देखिए पीछे का ऐसा, मैंने अभी मेरी एक पूरी सीरीज छूट गई थी, चाचा विधायक हैं हमारे, तो मैंने कल उसके 2 सीजन निपटाए, तीसरा आज खत्म करूंगा। वो अगर किसी ने न देखी हो तो जाकिर खान की मुझे लगता है कि एक लाइट कॉमेडी बहुत अच्छी बनी है, देखनी चाहिए। ओके, सफ़ेद सागर की बात हो रही थी। सफ़ेद सूट पहनकर राहुल अरोड़ा आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO। तो राहुल, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉर्मली हम आपको 250-55 पे बुलाते थे, अभी मार्केट थोड़ा एक्सटेंड हो गया है तो थोड़ा सा हमारी बातें भी एक्सटेंड हो जाती हैं ना। और ये थोड़ा सा टाइम जोन ऐसा है, अब देखिए कैश का काम चल रहा है, इंडिकेटिव प्राइस आता रहेगा आपकी स्क्रीन पर, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। हमारे मार्केट ने एट इंडेक्स लेवल चलना या गिरना दोनों बंद कर दिया है। ये फेज़ कब तक रहेगा? 2 साल हो गए हैं अब ऑलमोस्ट, हम एक रेंज में ही घूम रहे हैं। गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक अनुज, एक जो अच्छी चीज़ हुई है और एक बुरी चीज़ हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि ये क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत अच्छे गए हैं। बिल्कुल। बहुत समय के बाद अपग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इतने कम थे इस अर्निंग सीजन में जाने से पहले कि आई थिंक अगर फेस्टिव सीज़न जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, आई थिंक फ्लिपकार्ट वगैरह के जो सेल्स 10 अगस्त से चालू हुए हैं, आई थिंक ये पूरा दिवाली तक 3 महीने का पीरियड रहेगा। अगर डिमांड सस्टेन हुआ तो हो सकता है कि FY28 के अर्निंग्स भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। आई थिंक जो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो US से आ रही है पिछले 48 घंटे में ऑन देयर स्टांस ऑन ईरान, और आपने देखा कच्चे तेल के दाम भी करीबन 90-95 के बीच में जा चुके हैं। अब इसके चलते आई डोंट नो कि ऊपर से जो FCNRB के अभी एस्टिमेट्स हैं 31 अगस्त तक, वो $80 बिलियन के हैं, लेकिन रुपी ने अप्रिशिएट होने की कोई साइंस नहीं दिखाए हैं अभी तक, विच इज़ अ बिट डिसकंसर्टिंग। तो आई थिंक एक पॉजिटिव आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स थे, दूसरा रुपया है और ये जो तेल के भाव हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंटरेस्ट रेट से पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत एक्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो शायद डिमांड देख लेंगे फेस्टिव सीजन का, और जो कि बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है, मुझे लगता है अगर आ गया तो दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन अनुज, आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि 2 साल में अगर आप 3 साल का भी देख लें तो आई थिंक निफ्टी करीबन इसी के लेवल के आसपास होगा। आई थिंक लास्ट 3 अगस्त हम लोग इसी लेवल के आसपास हैं। एक अच्छी चीज़ यह अनुज कि कंजम्पशन थोड़ा रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि दिवाली के बाद टिल 2029 इलेक्शंस, आई थिंक गवर्नमेंट विल बी इन इलेक्शन मोड ओनली, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है करीबन 20 स्टेट इलेक्शंस के 20 states are going to election starting Feb-March, and of course some very big states. इलेक्शन फेज में कब नहीं रहे हैं, ये बात तो ज़रूरी है अनुज, लेकिन आपको याद होगा कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है, इट इज़
इट इज़ अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट बट इट इज़ इन द माइनॉरिटी, और उसका एक सबसे बड़ी वजह थी उत्तर प्रदेश लास्ट इलेक्शन में, अभी सबसे बड़ा इलेक्शन और हाँ जी, और वो फेब मार्च में यूपी का इलेक्शन आ रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़े डोल आउट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक कंजम्पशन शुड लैंड अप डूइंग वेल। बारिश काफ़ी हद तक पिकअप हो चुकी है विच इज़ अ गुड साइन। आपको याद होगा जून में करीबन 40% की डेफिशिएंसी थी, वो काफ़ी हद तक ऑन एटलीस्ट इन सम सिलेक्ट स्टेट सरप्लस में भी चली गई है, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट कॉल अनुज, एंड आई थिंक इसीलिए मार्केट कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ आपकी अर्निंग्स अच्छी आ चुकी हैं लेकिन मैक्रोज अभी भी तो आपको लगता है कि थोड़े डामाडोल हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में आपका निफ्टी यही कुछ 23,500 25,000 के रेंज में रहेगा। लेकिन अनुज आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने चर्चा की थी, जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही दिवाली खत्म होगी और मुझे लगता है कि अर्निंग्स अपग्रेड्स आएंगे, और अगर ये सब हमारे इफ यू आर एबल टू पुट ऑल दिस बिहाइंड अस, आई स्टिल मेंटेन माय व्यू के द निफ्टी कुड पोटेंशियली बी समवेयर बिटवीन 32 to 35,000 बाय नेक्स्ट दिवाली। दैट व्यू इज बाय एंड लार्ज अनचेंज्ड। 1000 बाय नेक्स्ट दिवाली। अच्छा राहुल, जिस समय अवधि का जिक्र आपने किया जिसमें हम मशरूफ रहेंगे चुनावों में, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त इस पूरे काल में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। ये ईरान और यूएस की वॉर जो कि लग रहा था कि मई जून में कि शायद वो ख़त्म हो गई है, वो अपने अंतिम पड़ाव में है, लग रहा है जैसे कि ये सिस्टम में उसी तरीके से आ गई है जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर थी। ऐसे में अगर क्रूड इसी ट्रैजेक्टरी में रहा और इसी प्रकार की अनिश्चितताएं रोज़ बनी रहीं, तो ऐसे में आप गोल्ड को कैसे ट्रीट करेंगे? आप ऐसे में गोल्ड से संबंधित सारी कंपनियों को कैसे ट्रीट करेंगे? ये वीरू, गोल्ड आई थिंक आपको किसी भी वक्त एसेट एलोकेशन यू शुड हैव, दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट। अब ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि हमारा कारोबार इक्विटी से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली एक झुकाव वहाँ पे रहता है, लेकिन डिस्पाइट व्हाट आई टोल्ड अनुज, आई थिंक इस सिचुएशन ऐसी है, अगर मेरा आउटलुक अगले 12-15 महीने में इतना पॉजिटिव है तो आई वुड से कि जो से मे बी 3-6 महीने पहले मैं कह रहा था कि 50 to 60% इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए, वो शायद मैं थोड़ा अभी इंक्रीज करके 60-65%, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो वो 70% में भी कर दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा रेट हाइक होगा। अगर हो भी गया तो विच मीन्स आप बात कर रहे हैं 10 ईयर यील्ड की अराउंड 7.1, विच इज़ नॉट much higher than where we are currently. So I think fixed income has been a good asset class for some time. Of course आपको एक allocation होना चाहिए, आप एक 10-15% वहाँ allocate कर सकते हैं, और जो बाकी का 15% है I would still be in commodities and within that maybe 10% still on gold. तो ये हो गया asset class का। अब आपका दूसरा सवाल था कि गोल्ड से related companies, अगर आप मुथूट को देख लें, of course काफ़ी हद तक ROA और ROE जो ये 25% पे ऑपरेट करती थी, अब ये 16 से 18% के बीच में आ गई है, लेकिन इनके ROAs आज भी 4% प्लस पे हैं, एंड कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, वो वैल्यूएशंस आज की डेट में है नहीं, बिकॉज दीज आर कंपनीज दैट हैव ट्रेडेड एट इवन 4.5-5.5 टाइम्स ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड। अभी ये सारी कंपनियां आपको 3.5 टाइम के आसपास 1 ईयर फॉरवर्ड में मिल रही हैं। दी जोकर इन द पैक इज मनप्पुरम, जिस हिसाब से वो कंपनी ने आके आंकड़े दिए हैं और जो हमारे चैनल चेक्स हैं, आई थिंक क्योंकि उनका एक वैल्यूएशन गैप भी है मुथूट के अगेंस्ट, आई वुड से कि आप अगर बैंक्स को हटा के एनबीएफसीज देख रहे हैं तो कुछ सिलेक्ट हाउसिंग फाइनेंस, एंड आई वुड बी अ बायर, यू कुड बाय बोथ मुथूट एंड मनप्पुरम। एक बायस ये है क्योंकि लिक्विडिटी मुथूट में भी ज़्यादा है, मार्केट कैप इज अ लिटिल हायर, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, बट आई थिंक आई वुड सर्टेनली बी अ बायर इन मुथूट एट दीज वैल्यूएशंस, एंड फ्रॉम एन एसेट क्लास पर्सपेक्टिव 10% मेरा एसेट्स गोल्ड में मैं इस वक्त रखता। ओके, 10% गोल्ड में रखते। राहुल, ये आईटी में जो रिवर्सल हुआ था, क्या जिसे कहते हैं हैज इट प्लेड इट्स कोर्स, या फिर आपको लग रहा है अभी थोड़ी और रैली हो सकती है आईटी में? अनुज, एक तरफ से ये नो ब्रेनर हो गया था क्योंकि 13-14 टाइम के मल्टीपल पे आ गए थे। आपको याद होगा जब लीमन का क्राइसिस हुआ था 18 साल पहले, तो दीज कंपनीज वर ट्रेडिंग एट बिटवीन 9-10-11 टाइम्स। अब वैसी स्थिति है नहीं कि इतना उस वक्त बैंक्स की कटबैक हो रही थी स्पेंडिंग पे। इस वक्त बैंक स्पेंड कर रहे हैं लेकिन एआई पे कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएशंस वर स्क्रीमिंग बाय। अगर आप ग्रोथ के लिए भी नहीं खरीद रहे, आप फ्री कैश फ्लो डिविडेंड यील्ड के खरीद रहे हैं, आप बायबैक्स के लिए, तो आपको इन अ वे इट वाज
अ प्रॉक्सी टू अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एट वन पॉइंट इन टाइम। बट मेरा ये मानना है अनुज, और मेरा यही पॉइंट रहा है काफ़ी समय से, कि इनके कैश बैलेंसेस इतने ज़्यादा हैं। हमने देखा है कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट वगैरह ने जाके एक बोल्ड एक्विजिशंस लिए हैं। मार्केट का रिएक्शन कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव होता है, बट आई थिंक इफ दे कैन बाय ग्रोथ, बिकॉज ऑर्गेनिकली लार्ज कैप कंपनीज अनुज पांचों के पांचों मुझे नहीं लगता 7-8% से ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो इफ़ यू कैन गेट इनटू अ सिचुएशन जहां आप जाके ग्रोथ खरीद लें, एआई ऐसी कैपेबिलिटीज़ में जो आपके पास नहीं है, एंड यू बाय ग्रोथ, एंड ऑब्वियसली द रुपी डेप्रिसिएशन हेल्प्स यू इन योर बिलिंग। तो ऐसी अगर स्थिति आ गई कि आईटी कंपनीज के अर्निंग्स 11-12% में अगर प्रोजेक्ट हो जाएं, तो आई थिंक देयर इज स्टिल रूम फॉर दीज वैल्यूएशंस टू एक्सपैंड फर्दर। अभी तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट को वो कॉन्फिडेंस आया है कि अर्निंग्स डबल डिजिट में हो सकते हैं। मिड कैप कंपनीज में हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं डिस्पाइट द करेक्शन, परसिस्टेंट, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी वगैरह, ये सारे जो कंपनीज हैं, दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट डबल द वैल्यूएशन ऑफ लार्ज कैप। आपको कोई भी मिड कैप आईटी कंपनी आज भी 25 से कम के मल्टीपल में नहीं मिलेगी। सो आई वुड से सिलेक्टिवली आई वुड स्टिल बी निबलिंग इन। आई थिंक इफ आई वाज टू लुक एट मिड कैप आईटी, परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज वुड बी द प्लेसेस जहां पे मुझे लगता है मेरा थोड़ा ज्यादा झुकाव होगा। लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली एक ओवरहैंग टीसीएस के ऊपर भी है कि अभी टाटा ग्रुप में कौन आएगा, क्या व्यूज होंगे, पर मुझे लगता है ऑन रिलेटिव बेसिस अभी भी टेक महिंद्रा के वैल्यूएशंस थोड़े ठीक ठाक हैं, थोड़ा और मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। तो आई वुड से कि जो मार्केट इतना अंडरवेट था, आई थिंक यू कुड गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर यू कुड जस्ट बी अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स अंडरवेट टू मे बी इवन अ न्यूट्रल कॉल। ओके, चलिए वीरू अगला सवाल लेने से पहले एक बार बस, अब 20-22 सेकंड बचे हैं, वो मैक्सिमम टाइम है। अब किसी भी वक्त एडजस्टेड क्लोज आ सकता है आपका निफ्टी का, जो पोस्ट कैश का क्लोज है 24,234 था निफ्टी का लेवल प्री कैश पर, और आज एकदम एंड तक चला है मामला, एकदम एंड तक चला है। हाँ, और आई थिंक पोस्ट हो गया है, लेकिन लेवल क्या है 24,252, एकदम एंड में आया आज। 24,252 पर निफ्टी बंद हुआ है, 24,234.75। अब इसको रिफ्रेश करिए प्लीज़, आप वो वाली प्लेट दिखाइए जो हम नॉर्मली दिखाते हैं, तीनों इंडेक्स वाली, जो सबसे पहले CNBC आवाज़ नहीं आपको दिखाई थी, और हम जैसे पायनियर होते हैं हर चीज़ में। निफ्टी 17 पॉइंट का डिफरेंशियल है, बैंक निफ्टी में 114 पॉइंट का डिफरेंशियल है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर आया है, सेंसेक्स एकदम फ्लैट है। तो बीरो ठीक है मामला, बस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हल्का सा एडजस्टमेंट है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। अच्छा राहुल, इस क्वार्टरली नंबर्स को देखने के बाद स्पेशली न्यू एज स्टॉक्स में आपने क्या क्या ऐड किया, या फिर पहले से जो था उसको ऐड और किया? लुक एट FSN ई-कॉमर्स, इस क्वार्टर में क्या शानदार प्राइस परफॉर्मर रही है। लुक एट लेंसकार्ट, गजब का मूव रहा है इस क्वार्टर में। आपका फ्रेश एडिशन क्या है इस स्पेस में? फ्रेश एडिशन तो नहीं है वीरू। आई थिंक इसमें एक ही चीज़ है कि जेप्टो का IPO इस क्वार्टर में जो बड़ा एक एंटिसिपेटेड था वो नहीं हुआ, उसके चलते आई थिंक स्विगी में एक थोड़ा सा एक रुचि सी पैदा हो गई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, क्योंकि जिस तरह के वैल्यूएशंस अभी अगर आप हेडलाइन नंबर देखें, इफ़ यू इंक्लूड बोथ द फूड डिलीवरी एज वेल एज इंस्टामार्ट, तो आपको अभी भी इंस्टामार्ट वर्चुअली फ्री पे मिल रहा है। अगर आप इटर्नल की बात करें, जो उसके मार्केट कैप की अगर हम चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि अगर इसको सिर्फ ब्लिंकिट को अगर आप 40-45 टाइम्स से अगर वैल्यू करें, और जो ब्लिंकिट का एबिडा है हमें लगता है कि अगले 2 साल में करीबन 2500 करोड़ के आसपास हो सकता है, तो सिर्फ ब्लिंकिट का मार्केट कैप आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर मिल रहा है। सो आई थिंक इटर्नल कुड स्टिल बी समथिंग दैट वी कुड ऐड। मुझे लगता है कि 360-375 का भाव अभी भी इटर्नल में आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज दे आर रनिंग द शॉप वेरी वेरी वेल, दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, आई थिंक दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर कैश फ्लोज, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक स्विगी की अभी हाल ही में एनालिस्ट मीट हुई है, ऑब्वियसली प्रोजेक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं एबिडा के। मार्केट अनफॉर्चुनेटली उस दिन स्टॉक रेड में बंद हुआ था, बट आई थिंक अगर वो ऑन कोर्स चले जाएं, तो जब आपको याद होगा जब जोमेटो की जर्नी शुरू हुई थी, वो करीबन 40 या 50 रुपीज़ का लो करके आज अराउंड 300-325 के आसपास है। तो आई थिंक अगर स्विगी वो फॉलो कर सकता है, और अगर कैपिटल मार्केट में एक और कंपेटिटर नहीं आ जाता इन द फॉर्म ऑफ जेप्टो, तो मुझे लगता है कि स्विगी कुड बी अ गुड एडिशन, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अभी यू आर नॉट पेइंग एनी वैल्यूएशन फॉर इंस्टामार्ट। आई थिंक नाइकी
नाइका's results were all right. I think you can certainly, नाइका हर एक डिप पे आई थिंक हम देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा सेगमेंट आई थिंक कंज्यूमर एंड कंज्यूमर रिलेटेड मुझे ठीक ठाक लग रहा है। एंड हालांकि ऑफ कोर्स हमारे कंपेटिटर ने आज अर्बन कंपनी पे रिपोर्ट निकाली है, लेकिन वीव हेल्ड अ पॉजिटिव व्यू ऑन अर्बन कंपनी फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग नेम। तो ऐसे कुछ फ्रेश एड्स नहीं है, ये वही नाम है जिनकी हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न स्विगी कुड बी द बेस्ट, मे बी फॉलोड बाय इटर्नल, एंड आई थिंक नाइका एंड अर्बन कंपनी कुड बी थर्ड एंड फोर्थ इन दैट लिस्ट। ऑलराइट राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें, थैंक यू सो मच। और यूपी के इलेक्शंस की बात की राहुल ने, जब 10 साल पहले यूपी के इलेक्शन थे तब राहुल और मैं गोल्डन टेम्पल गए थे और वहाँ से अटारी बॉर्डर गए थे ना, उस जिस दिन सीएम की अनाउंसमेंट हुई थी। खैर वीरू, बैक टू यू। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अच्छा, अब आते हैं, एक काम करते हैं, हाँ क्लोजिंग स्ट्रेटजी पे आते हैं पोस्ट कैश। अनुज, ट्रजेक्ट्री फिर भी ठीक ठाक रही, इट्स 24252 और निफ्टी बैंक पे वही, बस आप समझिएगा कि ऊपरी छोर पे ही क्लोजिंग आई है अनुज लगभग, है ना? कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को और मंडे मॉर्निंग के लिए भी हो? देखिए, मैं ना बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना उसको अभी भी 57,650 ही मानूंगा, ठीक है? मैं 57,761 नहीं मानूंगा, क्योंकि जो आप आखिरी के जो बम्प अप देख रहे हैं ना, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा कोई मायने नहीं है। आज एक्सपायरी नहीं है, कल ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। फ्यूचर आपको बिल्कुल ठीक बता रहा है कि हम 95 पॉइंट ग्रीन में बंद हुए हैं, उसके हिसाब से लें उसको आप। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स की तो क्लोजिंग वैसी ही हुई है, तो ठीक है, वही जो स्ट्रैटेजी हमारी थी वैसे ही वीकेंड है वीरू। मेरे ख्याल से आज मार्केट ने ना तो आपको कोई एक ट्रेंड दिया है कि अपसाइड का ना डाउन साइड का। मेरे ख्याल से लोगों को फोकस करना चाहिए इस समय कमोडिटी और उससे जुड़े हुए स्टॉक्स पर, गोल्ड, सिल्वर, आई थिंक बाकी की भी जो कमोडिटीज़ हैं, आई थिंक उनसे जुड़े हुए स्टॉक्स, वहाँ अच्छा पैसा बन रहा है, वहीं पर रहें। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा आपको इनमें से कुछ स्टॉक्स, लेकिन बड़ा पैसा वहीं बन रहा है, तो वहीं पर रहें। आई थिंक वो मेरा व्यू रहेगा वीरू। बिल्कुल, गोल्ड से संबंधित स्टॉक्स में निवेशित रहें, यही इस वक्त अगर आप देखें व्यू है। इंडेक्स को अवॉइड कीजिए एज ऑफ नाउ, वीकेंड सेलिब्रेट कीजिए खुले दिल से। कोई अगर आप देखें तो यहाँ पर अपने ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर बात कर लेते हैं और अगले हफ्ते कौन कौन से इवेंट्स बाजार को प्रभावित करेंगे। नुपुर के पास चलते हैं, नुपुर बताइए। बिल्कुल, काफ़ी सारे मैक्रो इवेंट्स हैं जहाँ पे बाजार फोकस करके चलने वाला है। काफ़ी कुछ नई लिस्टिंग्स भी होती हुई नजर आएगी, लेकिन सोमवार के दिन शुरुआत करें तो टीडी पावर स्टॉक अपने रडार पर रखे, स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर होते हुए दिखेगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। मंगलवार के दिन मलेशिया के मार्केट्स बंद है। जर्मन का जीडीपी का Q2 का जो आंकड़ा है वो आते हुए दिखेगा। Q2 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये आंकड़ा रहेगा और यूएस में नए घरों की बिक्री के भी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, तो मैक्रो के लिहाज से ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेडनेसडे के दिन प्रोविजनल आंकड़े जीडीपी की Q2 के यूएस में आने वाले हैं, तो वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा क्या ये आंकड़ा निकल के आता है, उस पर बाजार फोकस करने वाला है। और अगले दिन भी यूएस में इनिशियल जो जॉबलेस के आंकड़े वहां पर भी रहेगा, तो मैक्रो के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता, चाहे वो जीडीपी के नंबर्स हो और जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा हो, यहाँ पे फोकस करके चलना है। और फ्राइडे के दिन इंडिया में भी मैक्रो से रिलेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुलाई के महीने का आंकड़ा आते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। मीनवाइल होनासा जैसी कंपनीज जो न्यू एज कंपनीज है, उनके डिविडेंड पे आउट भी अगले हफ्ते होते हुए रहेंगे, तो वो एडजस्टमेंट भी आपको दिखेगा। शुक्रिया नुपुर। तो ये अगर आप देखें फैक्टर्स जो हैं वो अगले हफ्ते हावी रहेंगे बाजार पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टुवर्ड्स क्लोज जिन स्टॉक्स में और अच्छे मूव आ रहे हैं वो स्क्रीन पर रख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अनुज के पास चलेंगे इस क्लोज के लिए। एक बार लेके आइएगा आप HDFC लाइफ, एक बहुत ही सीरियस पुल बैक यहाँ रहा, करीब करीब 454 के जोन में आके अगर आप देखेंगे क्लोज होता हुआ। और एक बार लेके आइए आप HAL, मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर भी टिक्स आ रहे थे। करीब आप समझिएगा कि HAL जिस ट्रजेक्टरी में आज क्लोज हो रहा है वो है करीब 5,000 की। ये सुबह बड़ा अच्छा मूव देखे गया था, HDFC लाइफ हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पर, एक बार लेके आइएगा श्रीराम फाइनेंस 1% ऊपर है। सुबह की सारी तेज़ी अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा डल पड़ गई। मैं इसलिए देख रहा था कि मैं इसको सॉर्ट कर रहा था OI के अनुसार। सुबह अच्छा मूव था, लेकिन फिर अगर आप देखें हायर जोन से और फ्लैग के हायर अच्छी थोड़ी सप्लाई आई, बट स्टिल अगर आप देखें इसका जो ये क्लोज है ना, इसके करियर की जो सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है उसके आसपास आया है, तो मैं OI के आधार पर मार्क कर रहा था। और एक स्टॉक और रखिएगा वाइट गुड सेगमेंट से, दैट्स हैवेल्स
1268 पे आज 20 डे मा ब्रीच करके बंद हुआ। वाइट गुड सेगमेंट में सब्सटेंशियल ओआई एडिशन हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था। लास्ट में बस एक बार आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि आज का प्राइस जो था वो ओआई के लिहाज से कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। मेटल्स टॉप गेनर, लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट कवरिंग के साइड पे मेटल्स टॉप गेनर रहे। दूसरे पायदान पे था फाइनेंस, अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ये पूरा स्पेस बंद ऊपर रहा। फाइनेंस पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, और तीसरे पायदान पे था केमिकल बास्केट। तो ये तीन बास्केट आज सबसे स्ट्रॉन्ग रही। और बैकफुट पे जो थी वो टेक्सटाइल, क्यों? क्योंकि ट्रेंड था। बाकी फार्मा, इंफ्रा, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसी बास्केट जो अपने साथ शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग देख के गई। और बैंकिंग, रियल्टी, पावर काफ़ी हद तक आज के सेशन में न्यूट्रल रहा। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देखते हैं और बारीकी से अनुज के साथ बड़ी बॉल पर। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, देखिए बहुत कुछ ज़्यादा अब डिस्कस करने को है नहीं, क्योंकि 315 पे जो हम क्लोज डिस्कस कर चुके थे उसके बाद थोड़े से बस कुछ स्टॉक्स में मूव्स आते हैं। एक बार आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा वर्सेस फ्यूचर्स, थोड़ा सा वहाँ पर आपको मूव आता हुआ दिखाई देगा। और उसके अलावा और क्या है, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर हल्का सा मूव आया। पीबी फिनटेक, यहाँ पर हल्का सा मूव आपको अपसाइड की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और कुछ स्टॉक्स जहाँ पर थोड़े से मूव्स डाउनसाइड पर आए टुवर्ड्स द एंड, HCL टेक, आई थिंक ये डे लो पर बंद हो रहा है फ्यूचर्स में, लेकर आइएगा जरा HCL टेक। पीबी फिनटेक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो पीबी वापस रखेंगे जरा, पीबी का एक बार चार्ट रखें एक बार वेरी क्विकली। अमित जी, पीबी फिनटेक कोई व्यू स्टॉक पर? अनुज जी, कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। पोजीशन में बने रहना चाहिए। 1775 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1830 से लेके 1850 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए एक और हफ्ता खत्म हुआ। अब इंटरेस्टिंगली ये हफ्ता काफ़ी सॉर्ट ऑफ मिक्स बैग था। ध्यान रहे कि ओवरऑल हफ्ता अभी भी बंद हुआ नेगेटिव में, -0.47%। मिड कैप इंडेक्स -0.07%, तो बिल्कुल फ्लैट। मैं वीकली स्टार्ट्स देख रहा हूँ अब बेसिकली इस हफ्ते क्या क्या हुआ। निफ्टी बैंक %0.5% के गेंस के साथ, निफ्टी आईटी 2.5% के लॉसेस के साथ। तो ये कुल मिलाकर ओवरऑल इस हफ्ते का लेखा जोखा भी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहा अनुज, काफ़ी हद तक चुनौतीपूर्ण रहा ये। बाकी ये बात रही अच्छी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे थे, और स्पेशली सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं पे एक विराम देते हैं। सीएनबीसी आवाज़ पर खबरों का सिलसिला कायम रहेगा और फिर हम मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सुबह सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड। हाय, मैं प्रशांत शाह आ रहा हूँ आपसे मिलने 26 और 27 सितंबर को FNO गुरुकुल के सीजन 4 में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन, रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो, रूल बेस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट और स्मार्ट F&O ट्रेडर बन सके। अब नॉलेज को बनाइए अपनी एज और स्ट्रेटेजी को बनाइए अपनी स्ट्रेंथ।